अचानक वह युवक एक अनजान दुनिया में जागता है और उसके सामने एक आदमी उसे देख रहा होता है। भ्रमित और सुन्न हालत में उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखती है। वह जमीन पर बैठा रहता है और मानसिक उलझन के कारण हिलता तक नहीं है। शांत और शांतिपूर्ण गांव का माहौल उससे बिल्कुल अलग होता है, जिसकी उसे आदत थी। उसके पास खड़ा आदमी सोचता है कि बातचीत कहां से शुरू करे। सबसे पहले वह लड़के से ध्यान से सुनने को कहता है। उसे अनदेखा करते हुए लड़का अपने कपड़े उतारने लगता है, क्योंकि उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वह दुनिया ईरा थी जो तलवारों, मैजिक और हर तरह के मॉन्स्टर्स और डीमंस से भरी हुई थी। ऐसे प्राणियों के अस्तित्व के कारण यह दुनिया एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी, जहां हर कोई सर्वाइवल के लिए लड़ता था। यह लालची जगह अलग अलग दुनियाओं से लोगों को हर डायमेंशन से बुलाती। यही वह पहली जगह थी जहां बुलाए गए जेनोविस पहुंचे थे, जिसे सिटी ऑफ बिगिनिंग कहा जाता था। यहीं उसने बिना किसी मैजिक या मार्शल आर्ट्स सीखे अपनी आंखें खोली थी। एक वॉरियर की नजर में वह लड़का एक सच्चा क्लासलेस था। प्रोटैगनिस्ट अपना परिचय ली सनमैन के रूप में देता है और उसका नया साथी उसे कुछ खाना देता है। भूखा युवक उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद देता है। चलते हुए उसे थोड़ा ड्रिंक भी मिलता है। वह जल्दी से कैंटीन खाली कर देता है और मदद के लिए आभार जताता है। युवक ड्रिंक मुंह में भरता है, लेकिन उसे स्वाद में कुछ अजीब लगता है। अचानक वह गाल फुलाकर सारा लिक्विड थूक देता है। समन समझ जाता है कि यह गॉब्लिन पैरालिटिक पॉइजन था और वह उसे आदमी की आंखों में थूक देता है। पानी में घुलने पर पॉइजन का स्वाद बदल गया था, लेकिन उसमें अब भी एक तेज फिशी स्मेल थी। समन समझ जाता है कि वह आदमी न्यूकमर को धोखा देकर स्लेव के रूप में बेचने वाला था। अपनी ताकत दिखाते हुए बूढ़ा वॉरियर समझ जाता है कि सामने वाला समन नहीं है। कमजोर दिखने वाले शरीर के पीछे एक अनुभवी आत्मा छिपी थी, भले ही उसके पास कोई क्लास न हो। समन अपने अपोनेंट के पेट पर जोरदार वार करता है। लड़ते समय वह बताता है कि उसके पास 13 साल का अनुभव है। अचानक वह अपने हाथों से डैगर पकड़कर आगे बढ़ता है और अपोनेंट के गले पर वार करता है। ईरा का मुख्य नियम था कि किसी पर आसानी से भरोसा मत करो, क्योंकि वह दुनिया पूरी तरह कचरा थी। कम पैसे के साथ वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। फिर भी 100,000 एर या एक साधारण डैगर भी कुछ न होने से बेहतर था। लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं था। उसका शरीर वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में लौट आता है, बिना मांसपेशियों और घावों के। लड़का 13 साल पीछे अतीत में लौट जाता है, उसी समय जब उसे पहली बार ईरा में बुलाया गया था। उसकी नजरें इस रिग्रेशन का कारण खोजने की कोशिश दिखाती हैं। उसका नाम ली सनमन है, 27 साल का एक वेटरन सी रैंक मर्सनरी जिसने एक साधारण लो क्लास जिंदगी जी। पिछली जिंदगी में स्पेशल टैलेंट, बैकग्राउंड या यूनिक स्किल्स न होने के कारण वह कभी ऊपर नहीं पहुंच पाया। जोखिम भरी जिंदगी में चलते हुए उसे एक अननोन डंजन मिला। बहुत कष्ट सहने के बाद उसे एक चेस्ट मिला और उसने सोचा कि इसमें कोई वैल्यूएबल ट्रेजर होगा, लेकिन अंदर सिर्फ एक साधारण स्टोन था और उसे इस्तेमाल करना न जानने के कारण वह उसे लेकर चला गया। मरने से पहले एक मैसेज दिखाई देता है कि वह 13 साल पीछे अतीत में लौटेगा। शुरुआत में वह स्टोन एक ऐसा आइटम था जो अपने धारक को अतीत में लौटा देता है, एक रिग्रेशन स्टोन। उस पल वह अपनी स्थिति पर विचार करता है और स्टेटस विंडो खोलता है। उसे निराशा होती है कि उसकी सारी उम्मीदों के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। उसके लिए यह एक बेकार रिग्रेशन था, क्योंकि उसके स्टैट्स पहली बार जैसे ही थे। फिर भी उसके पास ईरा में बिताए 13 सालों की यादें थीं, जिनमें उसने भारी कठिनाइयां झेली थी। चलते हुए वह हेल्दी बोन रिअलाइनमेंट क्लिनिक पहुंचता है और समझता है कि उसे कुछ बदलाव करने होंगे। ईरा में हर तरह के संबंध होते थे, मैजिक इस्तेमाल करने वाले मेजेस, मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स और सबसे आम क्लासलेस। भले ही वे कुछ भी सीख सकते थे, लेकिन वे सबसे कमजोर होते थे और कुछ सीखने से पहले ही वाइल्ड एनवायरनमेंट में मर जाते थे। समन ने 13 साल तक सी-रैंक मर्सनरी बनकर हर तरह की बेइज्जती झेली थी। अंत में वह बिना किसी बड़ी अचीवमेंट के गरीब जिंदगी जीकर मर गया। एक बहुत बूढ़ा आदमी सामने खड़े युवक को देखता है, जो स्केलेटल रीमॉडलिंग प्रोसीजर चाहता है। पिछली जिंदगी में छूटे मौकों को जानकर वह इस बार अलग तरह से काम करने का फैसला करता है और मजबूत बनने का निश्चय करता है। इस योजना के साथ युवक लो रैंक मार्शल स्केलेटन और सेलेस्टियल कल्टीवेशन टेक्निक हासिल करता है। बिना स्किल्स या रिसोर्सेज के भी अपने शरीर में बदलाव महसूस करता है जब वह वहां से बाहर निकलता है। प्रोटैगनिस्ट उन 3 मौकों में से एक हासिल कर लेता है जो 13 साल पहले ही उसकी दयनीय स्थिति सुधार सकते थे। मार्शल स्केलेटन ने शरीर में ऐसा बदलाव किया जिससे मार्शल आर्ट्स सीखना आसान हो गया। वह पहला इंसेंटिविस्ट था जिसने आर्टिफिशियल स्केलेटन बनाने वाले एक्यूपंक्चरिस्ट से यह प्रोसीजर कराया। स्केलेटल रीमॉडलिंग पाने की शर्त थी कि व्यक्ति क्लासलेस हो और उसने कोई स्किल न सीखी हो।
अतीतकाली इसे नहीं पा सका क्योंकि वह पहले ही स्किल सीख चुका था, लेकिन नई जिंदगी में यह संभव था। डॉक्टर के जल्द मरने की जानकारी होने के कारण बहुत कम क्लासलेस को यह मौका मिल पाता। इसके अलावा उसने ट्रू सेलेस्टियल कल्टीवेशन टेक्निक भी हासिल की, जो इंटरनल एनर्जी जमा करने की टेक्निक है और कल्टीवेशन की बुनियाद है। युवक को सीनिस की छोटी लाइब्रेरी में छिपी फर्स्ट क्लास टेक्निक के बारे में पता था। ओनर को उस किताब की कीमत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने उसे सस्ते में हासिल कर ली। पिछली जिंदगी में छूटे 3 मौकों में से उसने बुलाए जाने के एक ही दिन में 2 हासिल कर ली। तीसरा मौका 1 साल बाद खुलने वाले कोलिशियम के विनर को मिलने वाला प्राइज था। उसकी उम्मीदें ज्यादा नहीं थीं क्योंकि उसमें सिर्फ क्लासलेस ही हिस्सा ले सकते थे, इसलिए 1 साल के अंदर खुद को बेहतर बनाना पूरी तरह संभव था। अगला कदम रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना था, इसलिए उसने मॉन्स्टर्स हंट करने का फैसला किया। थका हुआ वह आदमी सामने खड़े बच्चे पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोग जमीन पर रखे आर्मर्स और आइटम्स को देखते हैं। चमकती आंखों से वह कहता है कि वह कुछ चीजें खरीदना चाहता है। वेंडर हैरान होकर पूछता है कि क्या लड़के के पास इतना पैसा है, क्योंकि उन सबके लिए कम से कम 300,000 चाहिए। आखिर में उसने क्रेडिट पर लेने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा और उसे बाहर निकाल दिया गया। वेंडर प्रोटैगनिस्ट के दृढ़ निश्चय को देखता है। कुछ लोगों ने बदले के रूप में अपने कपड़े देने की पेशकश की, यह दावा करते हुए कि वे एक अत्यधिक विकसित आयाम के उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र हैं। उसने आदमी को मनाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार जोर से हंस पड़ा। समन को उसका भाव पसंद नहीं आया और उसे हल्की झुंझलाहट होने लगी। दुकानदार ने साफ कहा कि वह सिर्फ क्लासलेस होने के कारण सामान सस्ता नहीं बेचेगा। उसके लिए वह लड़का बिल्कुल बेशर्म था, यह कहते हुए कि उसे उसके गंदे कपड़ों की जरूरत नहीं है। समन ने सामान उधार पर लेने का फैसला किया। दुकानदार को उसका रवैया पसंद आया। एक छोटे लड़के के होते हुए भी वह हिम्मत से लड़ रहा था। अपने अनुभव से दुकानदार समझ गया कि यह लड़का इतनी जल्दी नहीं मरेगा और आगे चलकर उसका पक्का ग्राहक बनेगा। अपने बैटल गियर के साथ युवक ने काले जंगल की ओर देखा। भले ही उसने अपनी सारी पूंजी खर्च कर दी हो, आमो खरीदना सही फैसला था। दुकानदार से एहसान पाकर वह खुश था और सोचता है कि इस नई जिंदगी में वह किस्मत वाला है। चलते समय वह पूरी तरह सतर्क रहता है। जंगल के बीच वह अपने अगले कदमों के बारे में सोचता है। शिकार क्षेत्र में आकर उसे 13 साल पहले का समय याद आता है, जब वह बिना आमो और बिना स्किल के एक असहाय युवक था। उस समय वह पूरी तरह दयनीय था। सिस्टम ने लाइटनिंग स्टेप टेक्निक, मजबूत स्केल्टन और डिस्ट्रक्शन पाम जैसी कई प्राप्तियों की सूचना दी। दूर आसमान में सूरज ढलने लगा और रंग बदलने लगे। अचानक कुछ तेजी से हिलता हुआ दिखा। जंगल के भीतर एक गॉब्लिन उससे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ली समन पहले ही सोल चेसिंग स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग कर चुका था। एक ही वार में स्पीयर गॉब्लिन के चेहरे को भेद देता है। 1 शॉट 1 किल, जिसे गॉब्लिन रोक नहीं पाता। वार के बाद वह थोड़ा आराम करना चाहता है, लेकिन शरीर में तेज दर्द महसूस करता है। अपने हाथ को देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। 1 शॉट 1 किल में स्पीयर को बाएं हाथ के सहारे फेंका जाता है और बिना अभ्यास के हाथ में जलन हो सकती है। मुस्कुराते हुए वह सोचता है कि उसे ट्रेनिंग के जरिए हाथों में कठोरता लानी होगी। भले ही यह रिग्रेशन बेकार हो, फिर भी यह एक नई शुरुआत है। एक अंधेरी जगह पर लाल धुआं उठता दिखाई देता है। जमीन पर बैठा एक रहस्यमय युवक अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और मैजिक उसके शरीर को पूरी तरह ढक लेती है, क्योंकि उसे आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। समन उस साधारण सराय में लौटता है जहां वह ईरा की दुनिया में आने के बाद से रह रहा था। अंदर जाते ही उसका स्वागत मुस्कान से होता है। अधेड़ उम्र का इनकीपर जैक उसी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था। नया मिला डायमेंशनल पाउच साथ लिए हुए वह आज का किराया देता है। जैक को क्लासलेस के हाथ में इतना दुर्लभ आइटम देखकर हैरानी हुई है, लेकिन समन बस कहता है कि उसे यह सस्ते में मिला। बूढ़ा आदमी पहले से अजीब लोगों का आदी था, ज्यादा सवाल नहीं करता और गॉब्लिन के दांतों व शरीर के तरल पदार्थों की जांच करता है। जैक इन सामग्रियों के बदले उसे 2 दिन और रहने देता है। फिर भी वह प्रोटैगनिस्ट की जिद से प्रभावित होता है और उसे एक असाधारण प्रतिभा मानता है। एक ऐसा युवक जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, फिर भी वह बिना स्किल और क्लास के सीनिस तक पहुंच गया। 2 हफ्तों बाद भी वह रोज शिकार करके जिंदा है और हमेशा कुछ न कुछ कीमती लेकर लौटता है। जैक कहता है कि कोई सामान्य क्लासलेस ऐसा नहीं कर सकता। इनकीपर का मानना है कि इस टैलेंट के साथ वह जीन जैसा बन सकता है। बातचीत से थककर युवक सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है कि उसे लंबे दिन के बाद आराम चाहिए। कमरे में पहुंचकर वह उन शब्दों पर सोचता है। वह बस एक जिद्दी लड़का था, बिना किसी टैलेंट का, सिर्फ एक सर्वाइवर। स्टेटस विंडो खोलकर वह नई टेक्निक्स देखता है। भले ही उसने शुरुआत से सब कुछ दोबारा शुरू किया हो, फिर भी उसके पास पिछली जिंदगी का ज्ञान और टेक्निक्स थी। वह जानता था कि याद के सहारे टेक्निक्स दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन जो उसने सीखी थीं वे सेकंड रेट थीं। उन मार्शल आर्ट्स से चाहे जितनी मेहनत करे, वह किसी से आगे नहीं निकल सकता था।
उनमें से केवल सेलेस्टियल कल्टीवेशन टेक्निक ही एक उम्मीद की किरण थी। यह पूरी नहीं थी, लेकिन अगर इसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स के साथ जोड़ा जाए तो यह उसे आगे ले जा सकती। उसी पल वह इस टेक्निक को बेहतर बनाने पर ध्यान देने का फैसला करता है। अगली सुबह बाहर जाने की तैयारी करते समय इनकीपर की बेटी लूला उसे रोकती है। चिंता से वह पूछती है कि वह रोज अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल क्यों जाता है। लूला कहती है कि वह यहीं कोई सुरक्षित काम कर सकता है, लेकिन समन अपना फैसला पहले ही कर चुका था और दूसरे संसार से होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए शिकार करना ही था। लड़की उसे बहुत मूर्ख समझती है और नौकरी ढूंढने को कहती है। चिंता में वह सराय में काम की पेशकश करती है क्योंकि उसके पिता उसे पसंद करते हैं, लेकिन खाना बनाना और सफाई उसके लिए नहीं थे। लूला समझ नहीं पाती कि वह सुरक्षित काम की जगह जान जोखिम में क्यों डालता है। समन चुप रहता है और नई जिंदगी के बारे में सोचता है। पीठ घुमाकर वह कहता है कि वह रात के खाने तक लौट आएगा। पिछली जिंदगी में उसने समझौते करके जीवन बिताया था और वह फिर ऐसा कर सकता था, लेकिन वह वैसी जिंदगी दोबारा स्वीकार नहीं करेगा। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वह वही हासिल करेगा जिसका वह हकदार है। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था और पिछली जिंदगी से बेहतर जीना चाहता था। एक और शिकार के लिए निकलते समय दोपहर की घंटी बजती है। यह आवाज एक नए समन के आगमन का संकेत। दूर से देखते हुए वह बनती हुई ऊर्जा को पहचान लेता है। वह एक बच्चा था, उम्र में समन के बराबर। उसकी तरह ही वह भी कमजोर दिखता है और ठगों के लिए आसान निशाना था। कुछ लोग उसी बोतल से उसे फुसलाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले प्रोटैगनिस्ट के साथ इस्तेमाल हुई। एक पल के लिए वह सोचता है कि क्या उसे बच्चे की मदद करनी चाहिए, लेकिन वह इसमें पड़ना नहीं चाहता। जैसे ही वह मुड़ता है, वह बगल में खड़े किसी से टकरा जाता है। ऊपर देखकर वह आदमी कितना विशाल है यह देखता है। कुछ करने से पहले ही उसे जाल में फंसा लिया जाता है और उस पर एक बैंडिट की कॉलर बोन तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। गुस्से में वह दानव जैसा आदमी उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। युवक जमीन पर गिर जाता है और वार पर प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं पाता। शोर सुनकर आसपास के लोग देखने लगते हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हमलावर दावा करता है कि लड़के ने उसकी हड्डी तोड़ी है और इसलिए बदले में वही किया जाएगा। भ्रम में पड़े लोग पीठ फेर कर चले जाते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ हायंग तय करता है कि वह बदले में लड़के की कॉलर बोन तोड़ेगा। गुस्से में युवक समझ जाता है कि ये सभी लोग एक ही गिरोह के हैं और सामने खड़ा बैंडिट एक थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट है जिसे रिब और कॉलर बोन में फर्क तक नहीं पता। मार्शल आर्टिस्ट को उनके मार्शल आर्ट्स के लेवल्स से पहचाना जाता है और तीसरा स्तर मामूली मास्टरी से हासिल होता है। कुछ लोग तो अभी आगे बढ़े ही थे और तीसरे स्तर तक पहुंचे भी नहीं थे। उस लड़ाई को जीतने के लिए लड़के को मदद चाहिए थी, लेकिन उसे पता था कि सीनिस के लोग निर्दयी हैं और कोई मदद नहीं करेगा। जब उसे समझ आया कि बच्चे को स्लेव बनाकर बेच दिया जाएगा तो उसने बीच में दखल दिया और बच्चे से कहा कि पॉइजन मत पीना। बच्चा उलझन में था, लेकिन उसने बोतल मुंह तक नहीं लगाई। उसे यकीन था कि वह बच्चे की मदद करना चाहता है जो मिरिम की लगने वाली कुछ कॉम्बैट टेक्निक्स जानता था। उसी पल सारा ड्रिंक जमीन पर गिर गया। उसके सामने खड़ा हायंग निम बोला कि यह लड़का अजीब शौक वाले नोबल्स के लिए बिल्कुल सही है। घुटना मोड़कर उसने लड़के पर वार करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने तय कर लिया कि वह ऐसा होने नहीं देगा। उसने लाइटनिंग स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल कर दुश्मन का सामना किया। उसका दूसरा वार स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन स्टील ब्रेक स्किल था, जिससे सामने वाला घबरा गया। एक ही वार में उसने हमलावर की पसली पर चोट की। दूर से उसके साथी लड़ आई देख रहे थे। डिस्ट्रक्शन पाम और बाकी टेक्निक्स असरदार थीं, लेकिन दुश्मन का शरीर बेहद मजबूत था। दोनों पल भर रुके और ताकत संभाली। अनुभव के बावजूद वह अब भी ऊंचे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। हायंग युवक की ताकत से डरा नहीं और समझ गया कि उसका शरीर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उधर बाकी गुंडे बोले कि शोर गार्ड्स को बुला लेगा। तय करके ली समन ने अगला वार किया। दूर खड़ा बच्चा ध्यान से लड़ाई देख रहा था। उसे समझ आया कि बिना हथियार के वह नहीं जीतेगा, इसलिए उसने स्पीयर उठाया। तभी बच्चा उसके पास आ गया और उससे पहले कही गई एक बात दोहराने को कहा। युवक उलझ गया और बोला, एक सेकंड रुको। तभी बच्चे ने एक ही छूने में उस विशाल आदमी का हाथ रोक दिया। अपनी शक्ति से उसने कुंगम को बहुत दूर फेंक दिया। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे कीड़ों ने तुम्हें इतनी बदतमीजी से चुनौती दी। डाकू घायल बॉडीज के ढेर पर जा गिरा। इंटरनल एनर्जी से भरा पाम स्ट्राइक कोई पहला या दूसरा दर्जे का टेक्निक नहीं था। ली समन समझ गया कि उसके बगल में उसकी ही उम्र का एक पीक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा है। लड़ाई के बाद उसे शक हुआ कि यह WI होए हो सकता है, जिसे लिटिल सेलेस्टियल डीमन कहा जाता है। डीमन कल्ट ऐसे लोग होते हैं जो शक्ति की पूजा करते हैं। जो सबसे मजबूत होता है वही लीडर और सेलेस्टियल डीमन कहलाता है।
है और उसके बेटे को यंग मास्टर कहा जाता है। समन किया गया वह बच्चा ही लिटिल सेलेस्टियल डीमन होयन था। वह प्राचीन युग से आया था और समन की ही उम्र का था, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। उसी पल युवक ने पहचान लिया कि यह वही है जिसने आर्य में नाम बनाया था। जानने के बावजूद विजी होयन ने खुद अपना परिचय दिया। दोनों कमरे में बात करने लगे और ली समन ने अपना नाम बताया। बच्चे ने बताया कि यूरा पूरी तरह अलग दुनिया है जहां डीमन कल्ट नहीं है। हंसते हुए वह मजे ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। चौराहे की लड़ाई याद कर उसने पूछा कि तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे थे। युवक ने कहा कि उसने गॉब्लिन पैरालिटिक पॉइजन वाला पानी पीने से रोका था, लेकिन लिटिल सेलेस्टियल डीमन को इतना साधारण तरीके से बात किया जाना पसंद नहीं आया। उसने झुककर माफी मांगी और कहा कि उसे नहीं पता था कि वह यंग मास्टर है। अंदर ही अंदर ली समन यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह 13 साल के बच्चे को झुककर सलाम कर रहा है। विजी होयन मुस्कराया और बोला कि उसने पहले मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी टेक्निक्स बेकार हैं और लड़ने का तरीका अजीब है। युवक को उसके इरादे समझ नहीं आए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मजाक उड़ाने की जगह मदद की पेशकश की और मार्शल आर्ट्स सिखाने को कहा। कमरे में खड़ा युवक चुप रहा। लिटिल डीमन ने भरोसे से कहा कि उसकी टेक्निक्स से वह बहुत तेजी से मजबूत होगा, लेकिन एक शर्त थी। युवक घबरा गया। शर्त यह थी कि उसे उसका दोस्त बनना होगा। ठंडी पसीना बहने लगा और वह उलझन में पड़ गया। बहुत छोटी उम्र से सेलेस्टियल डीमन का बेटा दोस्त चाहता था। उसके पिता को यह कमजोरी लगती थी और वह कहते थे कि बिना दोस्त के ही वह सारे डीमंस पर राज करेगा। कड़ी ट्रेनिंग में पले होयन ने कभी दोस्त नहीं बनाए, लेकिन ली समन को देखकर उसकी यह चाह पूरी हुई। अजीब हालात में दोनों ने दोस्ती की कसम खाई। विजी होयन खुशी से भर गया और उसने ली समन को मिस्टिक आर्ट्स ऑफ दी वायोलेट डॉन सिखाने का वादा किया, जिसकी इंटरनल एनर्जी बैंगनी रंग की होती है। उलझन में पड़ा युवक सोचने लगा कि वह डीमन आर्ट्स सीखने वाला है। अब जब वे दोस्त बन चुके थे तो लिटिल सेलेस्टियल डीमन ने कहा कि युवक उससे बिना औपचारिकता के बात कर सकता है। जैसे ही उसने बोलने का तरीका बदला, बच्चे के चेहरे पर पूरी संतुष्टि साफ दिखी। डीमन आर्ट्स सिर्फ कल्ट लीडर के एयर ही सीख सकते थे, इसलिए वह बाकी टेक्निक्स सीखेगा। जंगल में चलते हुए युवक को एहसास हुआ कि काफी समय बीत चुका है, क्योंकि विजी होए ने उसे पूरे 1 महीने तक मिस्टिक आर्ट्स ऑफ दी वायोलेट डॉन सिखाई थी। कई मॉन्स्टर्स को एक साथ हराने के बावजूद उसका लक्ष्य अभी भी और मजबूत बनना था। उसका मौजूदा स्तर दूसरे और तीसरे कैटेगरी के बीच था, जो उसकी पिछली जिंदगी से बेहतर था। तरक्की साफ दिख रही थी, लेकिन होए की आलोचनात्मक नजर उसकी कमियां लगातार दिखाती रहती थी, जिससे वह और आगे बढ़ता गया। जंगल के बीच वह अपनी जीत के स्पॉइल्स इकट्ठा करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ों के बीच एक विशाल जीव दिखाई दिया। एक डरावना मॉन्स्टर उसकी जान लेने को तैयार था, और अगर वह समय पर नहीं बचता तो वह मर चुका होता। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वह एक भयानक ओआसी था। दाएं फिर बाएं देखने पर उसे एहसास हुआ कि जंगल में वह पूरी तरह अकेला है और उसे ओआसी से अकेले ही लड़ना होगा। स्पीयर से उसने क्रीचर के सीने पर वार किया और थोड़ी ही देर में उसके शरीर में छेद कर दिया। छलांग लगाकर वह आगे बढ़ा और समझ गया कि उसने लड़ाई जीती है। भरोसे से उसने सोचा कि इस मॉन्स्टर को मारना आसान था, लेकिन फिर उसे होए की चिढ़ाने वाली तुलना याद आ गई। फिर भी उसने ओआसी के अजीब दिखने पर ध्यान दिया, क्योंकि ये मॉन्स्टर आमतौर पर इस इलाके में नहीं रहते थे। तभी एक आवाज आई कि इतनी कम उम्र में वह पहले ही एक मजबूत वॉरियर है। अचानक एक आदमी सावधानी से उसके पास आया, जो व्यूहियन था, जिसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ऑर्चिड डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता था। युवक को समझ नहीं आया कि वह क्या चाहता है, लेकिन उस आदमी ने जमीन पर पड़े बीस्ट की ओर इशारा करके कहा कि वह इसी इलाके में उपद्रव मचाने वाले ओआसी को ढूंढ रहा था। शहर में नीले आसमान पर बादल छा गए थे। छोटा बंदर द्यूसैंग्रियांग बोला कि क्या सामने खड़ा लड़का बहुत छोटा नहीं है, लेकिन डब्ल्यू हिरियांग ने कहा कि उसने उसे खुद लड़ते देखा है और उसमें दिलचस्प एबिलिटीज हैं। वांग पे, जो ब्लैक रेन का डैगर था, उसने बात मान ली और अपना परिचय दिया। एक लड़की रनिया ने खुद को वेला की मैजिक स्कूल से बताया और पूछा कि क्या युवक को पता है कि आगे किस तरह का काम है। हाल ही में उस इलाके में ओआसी फैक्शन ने नया गांव बना लिया था, जो पास के गांवों पर हमला कर रहे थे और एडवेंचरर्स को मार रहे थे। इसलिए गिल्ड ने उस ओआसी विलेज को खत्म करने के लिए 20 मिलियन की रिवॉर्ड रखी थी और कामयाब होने पर इनाम 5 हिस्सों में बांटा जाना था। प्रस्ताव पर सोचते हुए युवक ने समझा कि उसे करीब 7 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इनाम ज्यादा होने के बावजूद समन अपने साथियों की रिलायबिलिटी को लेकर सतर्क था। वन हुरियम उसके जवाब का इंतजार कर रहा था और थोड़ी सोच के बाद उसने मिशन स्वीकार कर लिया। खुश होकर वॉरियर ने कहा कि उसके होने से सब आसान हो जाएगा। मेहमानवाजी के लिए आभारी होने के बावजूद समन के मन में शंकाएं थीं। उसने पूछा कि 2 बैठे हुए लोग कौन हैं, तो पता चला कि वे सिर्फ पैक म्यूल्स हैं, यानी बिना किसी क्लास के साधारण लोग। मर्म से आए नए सोल्जर को देखकर उन्होंने झुककर सलाम किया। उनका काम सामान उठाना था और बदले में उन्हें बचा हुआ पैसा मिलता था।
लड़की से कुछ सिक्के लेकर सेब खरीदने के बाद रनेया चलते हुए फल खाने लगी। एडवेंचरर्स का समूह ओआसी विलेज के पास पहुंचा और अनुमान लगाया कि वहां करीब 50 दुश्मन होंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ 30 से सामना होने की उम्मीद थी। द्यूसैंग्रियांग ऑक्स की सुस्ती और बेवकूफी पर भरोसा कर रहा था और जल्दी खत्म कर रिवॉर्ड लेने की योजना बना रहा था। योजना यह थी कि समूह को 2 हिस्सों में बांटा जाए, जहां युवा वॉरियर अनुभवी स्वॉर्ड्समैन के साथ रहेगा और बाकी टीम दूसरे मोर्चे पर जाएगी। असली मकसद ऑक्स को गांव से बाहर लाकर अलग अलग करके खत्म करना था। रनेया वाइंड मैजिक से उनकी सेंट फैलाएगी, क्योंकि ऑक्स इलाके को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। वे छिपकर घात लगाने का इंतजार करेंगे, जबकि मेज अपना अटैक स्पेल तैयार करेगी। छोटा वॉरियर और वाउंड सिग्नल जलाएंगे, जिससे बाकी ऑक्स बाहर आएंगे। यही अंतिम योजना थी, जो काफी सरल लग रही। समन को लगा कि छोटे समूह के लिए यह ठीक है, भले ही ट्रैप लगाना बेहतर होता। वन हिरियो ने समझ लिया कि वे ओआसी टेरिटोरी के करीब पहुंच चुके हैं और अब सबको बेहद सावधान रहना होगा। पहला समूह आगे बढ़ा और सारा सामान वही क्लासलेस आदमी उठाए हुए था। दुश्मन इलाके में चलते हुए युवक ने सोचा कि यह मिशन खासकर क्लासलेस लोगों के लिए कितना कठिन है, और उसका चेहरा देखकर उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। रुककर उसने उसका नाम पूछा तो उसने खुद को ब्रास बताया। उसकी सुरक्षा को लेकर शक करते हुए समन ने चेतावनी दी कि हमला शुरू होने पर खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने ब्रास से पूछा कि वह भागेगा या समूह के साथ रहेगा, क्योंकि लीडर इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। हांफते हुए ब्रास ने कहा कि वह भाग नहीं सकता, क्योंकि मिशन छोड़ने पर गिल्ड से सजा मिलेगी, इसलिए उसे खुद को बचाना होगा। गांव दिखने पर वाउन ने बताया कि वे पहुंच चुके हैं और पेट्रोल से बचते हुए उन्होंने पेड़ों के बीच लगी स्टेक्स देखी। सिग्नल जलाने का यही सही समय था, लेकिन युवक ने 1 मिनट रुकने को कहा और डायमेंशनल पाउच से कुछ ढूंढने लगा। लीडर को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। तभी उसने पानी डालकर सबको मिट्टी से शरीर रगड़ने को कहा ताकि सेंट कम हो जाए, और बोला कि यह ट्रिक उसने अपने मास्टर से सी है। वाउंड हियांग ने भी सलाह मानकर मिट्टी लगा ली और बाद में ब्रास के लिए भी मिट्टी तैयार की गई। जंगल के बीच सिग्नल फ्लेयर जला और ऑक्स ने अजीब आग देख ली, लेकिन लीडर ने पैक म्यूल को बेट बनाने का विचार किया ताकि वह क्रीचर्स को डिस्ट्रैक्ट करे और पीछे से हमला किया जा सके। उसकी बातें सुनकर ब्रास घबरा गया। वह आदमी बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था, लेकिन वाउंड ने उसे भरोसा दिलाया कि मिशन के दौरान वह सुरक्षित रहेगा। फिर भी उसने चेतावनी दी कि अगर उसने कहा हुआ नहीं किया तो शायद वह मर जाएगा। हालांकि यह लीडर की तरफ से सिर्फ एक मजाक था। इसी बीच दोनों आगे के खतरनाक सफर के अगले कदम का इंतजार करने लगे। युवा वॉरियर ने सबसे पहले आगे जाने की जिम्मेदारी ली और अपना साहस और दृढ़ निश्चय दिखाया। लड़के के इरादे को समझकर कमांडर ने उसकी बात मान ली। योजना काम करने लगी और 13 और गांव से बाहर निकले, जिन्हें बिना किसी बड़ी परेशानी के एक एक करके खत्म कर दिया गया। जंगल के बीच प्रोटैगनिस्ट ने स्पीयर के साथ अपनी पूरी स्किल दिखाई और सटीक वार करता रहा, जबकि और क्रीचर्स जंगल से निकलते जा रहे थे। लड़ते हुए उसने सोचा कि वह यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन ध्यान वापस लाकर उसे समझ आया कि उसे क्लासलेस साथी की मदद करनी। यह साफ नहीं था कि यह सिर्फ सहानुभूति थी या कुछ और, लेकिन उसने उस आदमी को आने वाले खतरे से बचाने का फैसला किया। उनके बीच कोई सच्ची दोस्ती नहीं थी, वे दोस्त भी नहीं थे, बस दोनों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए एक पहचान सी बन गई थी। क्रीचर्स उसके अगले हमले का इंतजार कर रहे थे। उसने जो सीखा था उसे याद करते हुए हथियार के साथ हमला किया। मास्टर की कठोर आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन वॉरियर अपने मिशन पर डटा रहा। उसके ख्याल उसे उस समय में ले गए जब वुईजी होए ने उसे टेक्निक्स सिखाई थीं। मास्टर ने उसे स्पीयर चलाने का सही तरीका सिखाया था। वह दूर से वार करने की सीख मन ही मन दोहराने लगा। दृढ़ निश्चय के साथ उसने सोल चेसिंग स्पीयर टेक्निक का तीसरा रूप लाइक स्प्लिट स्ट्राइक इस्तेमाल किया और बाहर निकले कई ऑक्स को खत्म कर दिया। उसके साथ व्यूहियन भी बिना रुके मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। दूसरी ओर एक विशाल क्रीचर ब्रास की जान लेने को तैयार था। खुद को बचाने का तरीका न जानकर वह बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी युवा वॉरियर ने स्पीयर से ओआसी को भेद दिया और अपने साथी को बचा लिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वह क्लासलेस आदमी को बचाने पर खुश था। चारों तरफ युद्ध का दृश्य था और जमीन पर अनगिनत ऑक्स मरे पड़े थे। लीडर ने ऑक्स के कान काटते हुए मारे गए क्रीचर्स की गिनती की, क्योंकि कान हंट का सबूत होते थे और माना गया कि दूसरी टीम ने बाकी संभाल लिया होगा। उनने एक बोरी पैक म्यूल की तरफ फेंकी और क्लासलेस आदमी को सब कुछ इकट्ठा करने का आदेश दिया। अब उन्हें बाकी समूह से मिलना था। आभार से भरे चेहरे के साथ ब्रास ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और जंगल में जाकर सामान लाने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी पीठ पर झलकती कृतज्ञता देखी। उधर पूरा समूह तीनों के आने का इंतजार कर रहा था। शरीर पर मिट्टी लगी होने के बावजूद उनके चेहरे पर राहत और हल्का हास्य साफ था। योजना का पहला हिस्सा सफल रहा था। लीडर ने कहा कि छोटे वॉरियर की वजह से सब कुछ जल्दी खत्म हो गया, लेकिन असली परेशानी अब शुरू होने वाली। अचानक किसी ने समूह की ओर कुछ फेंका। एक डैगर सीधे रनेया के सीने में लगा। लड़की को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ।
मेज अपने ही साथियों पर हमला कर रही। खतरा समझते ही वॉरियर्स ने हथियार संभाल ली। युवा वॉरियर ने स्पीयर से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोका। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी की एक याद आई। एक बड़ा बोरा उठाए वह कुछ सिक्के लेने जा रहा था और पास ही बहुत से लोग इकट्ठा थे। वहां एक एग्जीक्यूशन हो रही थी जो उसके लिए नई थी। आरोपी मर्म का एक मर्सनरी था जिसने रिवॉर्ड के लिए अपने सभी साथियों को मार दिया था, लेकिन पकड़ा गया। युवा समन ने ध्यान से उस आदमी का सिर लकड़ी पर टंगा देखा। वापस वर्तमान में आकर उसने पहचान लिया कि आरोपी वही आदमी था जो उसके सामने खड़ा था। प्रोटैगनिस्ट की तेज रिएक्शन देख वुहिर ने उसकी तारीफ की, लेकिन लड़का सब जानता था क्योंकि उसने यह एग्जीक्यूशन दूसरी जिंदगी में देखी। भले ही 13 साल पहले हुआ हो, लेकिन वह उसकी पहली एग्जीक्यूशन की याद आज भी रखता था। लीडर ने कहा कि ऑक्स से लड़ते समय उसके स्किल्स उसकी उम्र के हिसाब से काफी अच्छे हैं। दूसरे कैटेगरी के मार्शल आर्टिस्ट ने उसे चुनौती दी और कहा कि वह अब भी उससे कमजोर है। मुश्किल लड़ाई जानते हुए भी समन पीछे नहीं हटा। लेवल का फर्क होने के बावजूद लड़के ने बेहतर स्किल और मूवमेंट रीडिंग दिखाई। उसने हमलों को पहले ही भांप लिया और स्पीयर की रीच का सही इस्तेमाल किया। मूवमेंट्स का फ्लो देखते हुए उसने अपोनेंट को चोट पहुंचाई। पिछली जिंदगी के अनुभव और होए की ट्रेनिंग के साथ वह एक मजबूत प्रतिद्वंदी बन चुका था। पास से देखकर वन हिरंग भी उसकी एबिलिटी से प्रभावित हुआ, लेकिन वह जानता था कि लड़का ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मगर असली चाल यह थी कि लड़के ने लीडर को पॉइजन कर दिया था। जिस मद पर वह लेटा था उसमें थोड़ा पॉइजन मिलाकर उसने जान लिया था कि सीधे शरीर में न जाने पर यह जानलेवा नहीं होगा, लेकिन ताकत और संतुलन कमजोर करने के लिए काफी था। अब वुहिर नुकसान में था और उसे नई स्ट्रैटेजी सोचनी थी। तेजी से वह साइड में कूदा और ली समन ने समझ लिया कि उसने बड़ा जोखिम लिया है। हाथ कांपते हुए दुश्मन ने कैरियर को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की। कमांडर ने ऐलान किया कि वह एक ही वार में उस आदमी को मार देगा। घबराकर लड़का समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकले, लेकिन डब्ल्यूएन हियांग को यकीन था कि कैरियर वही कमजोरी है जिससे लड़का जुड़ चुका है। वहीं खड़ा लड़का हिल नहीं पाया। घबराहट के बावजूद वॉरियर पीछे नहीं हटा। इतने साल मर्सनरी रहते हुए उसने सिर्फ इसलिए ब्रास की मदद की थी क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और क्रोध साफ दिख रहा था। दूसरी ओर वाउंड को पॉइजन अपने शरीर में फैलता महसूस हो रहा था और वह अंदर ही अंदर भावनाओं, थकान और दुविधा से लड़ रहा था, लेकिन उसे हकीकत में रहना था। वह जानता था कि इस हालत में वह जीत नहीं सकता और उसे ताकत बचानी हो। अगर वह चूक गया तो खुद को दुश्मन के हवाले कर देगा और ब्रास मर जाएगा। लेकिन सबकी उम्मीद के खिलाफ ब्रास ने खुद कदम उठाया। एक वार में उसने लीडर के घुटनों को मोड़ने की कोशिश की ताकि उसका संतुलन बिगड़ जाए। लड़के ने क्लासलेस आदमी का साहस देखा जो असंभव करने की कोशिश कर रहा था। वुहिर के शरीर को पकड़कर उसने अपने पूरे वजन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी अपोनेंट ने चाकू से उसे घोंप दिया। जब वह चीखा तो आदमी के चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में युवा योद्धा उसके पास पहुंच चुका था। दुश्मन घबरा गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन उसे तुरंत मार दिया गया। दूसरी ओर बंदर ने कड़ी लड़ाई के बाद जादूगर वांग पाई को हरा दिया। खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन कीमत बहुत भारी। ब्रास मर चुका था। ली सुमन दोनों के ऊपर खड़ा रहा और उसका भाला दुश्मन के शरीर को भेदे हुए था। वुहांग और वांग पी की मौत के बाद उनके शवों को भाड़े के सैनिकों की गिल्ड में ले जाया गया और वहां से 35 मिलियन का इनाम मिला। विश्वयाम यह देखकर खुश हुआ कि योद्धा सुरक्षित लौट आया। जिज्ञासावश उसने देर से लौटने का कारण पूछा क्योंकि वह काफी देर कर चुका था। थका हुआ नायक अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और थोड़ी देर आराम करना चाहता था, लेकिन ब्रास की मौत उसके मन पर भारी पड़ रही थी क्योंकि अगर उसके पास थोड़ी और ताकत होती तो वह लड़के को बचा सकता था। अपने ठिकाने पर लौटकर उसने अपने किए हुए फैसलों पर विचार किया और खुद को गंदा और कलुषित किया, जैसे उसने ऐसे फैसले किए हों जिन्हें वह दोबारा नहीं करना चाहता। वुई होएन ने उससे पूछा कि क्या उसने किसी इंसान को मारा है, क्योंकि उसे उसके शरीर से इंसानी खून की गंध आ रही थी। ली सुमन ने उस दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताया जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और उसे मजबूर होकर पलटवार करना पड़ा। फिर भी छोटा दानव महसूस कर रहा था कि उसका साथी कुछ छिपा रहा है। असल में उसे जो सताता था वह सवाल था जो बोला नहीं गया था। वह आखिर क्या छिपा रहा है? यह सुनकर लड़का खड़ा हो गया और उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या छिपा रहा है। उसे अपने दोस्त के अविश्वास का एहसास हुआ। जिज्ञासावश उसने पूछा कि क्या यह अजीब है कि उसके जैसे किसी ने दूसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया, लेकिन वुई ने बात टाल दी। उसकी आंखों में देखकर उसने जान लिया कि यह व्यक्ति खास है। उईजी वोयान शहर में घूम रहा था और उस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसने बहुत कुछ देखा और वर्गहीन लोगों की हालत के बारे में जाना। उनमें से ज्यादातर बेहद दयनीय हालत में थे और उन्हें ढंग का खाना भी नहीं मिलता था।
यह समझना आसान था कि इंसान कीड़े मार सकता है, लेकिन किसी छोटे जानवर को मारने के लिए भी उसे खुद को कठोर बनाना पड़ता है। कड़ी ट्रेनिंग और चुनौतियों के बीच होएन ने अपने पास मौजूद लड़के के व्यवहार को ध्यान से देखा, लेकिन जिस दिन उसे बुलाया गया था उसी दिन सुमन सीधे जंगल में शिकार करने चला गया था, क्योंकि उसके लिए जीवित रहना उसी पर निर्भर था। शायद बाकी वर्गहीन ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वे सक्षम नहीं थे, या फिर जानते हुए भी किसी जीव को मारने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा पाते। उसका दोस्त इस बात से उलझन में था कि वह 14 साल का वर्गहीन लड़का होकर भी एक ही दिन में इतना सब कैसे कर पाया। यह सुनकर कि लड़के ने इतनी जल्दी खुद को ढाल लिया, उसने अपनी दूसरी शंका सामने रखी। वू होएन ने कहा कि लड़के में कोई प्रतिभा नहीं है, अगर वह 10 बातें सिखाए तो वह 3 या 4 ही सीख पाएगा। फिर भी सिर्फ 2 महीनों में उसकी भाला कला आम शुरुआती लोगों से आगे निकल चुकी। वह नए लोगों जैसी गलतियां नहीं करता था और आंतरिक तकनीकों पर उसकी पकड़ इतनी परिष्कृत थी कि इतने कम अनुभव वाले के लिए यह असामान्य। इसलिए उसके लिए यह बहुत अजीब था कि बिना प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति सिर्फ 2 महीनों में मार्शल आर्ट सीख ले। वर्षों के अनुभव से निखरी होएन की अंतर्ज्ञान लगातार कह रही थी कि उस शांत चेहरे के पीछे कुछ और छिपा है। नायक को इस तरह की बातचीत समझ में नहीं आ रही। इन सबके सामने होया ने एक जोखिम भरा फैसला लिया और कहा कि उसे झूठ पसंद नहीं है। कमरे में दोनों चुप रहे। ली सुमन ने कहा कि हर किसी के कुछ राज होते हैं जिन्हें वे अपने पास रखना चाहते हैं, और उन्हें उजागर करने की कोशिश करना एक दोस्त के लिए सही रवैया नहीं है। सामने खड़ा बच्चा समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। उसने बस इतना कहा कि उसके पास भी एक राज है, जैसे सबके पास होते हैं। राजों का आदान प्रदान करने की कोशिश में उसने कहा कि वह अपना राज बताएगा, लेकिन सुमन को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसने उसे एक शीर्ष मार्शल तकनीक देकर मनाने की कोशिश, लेकिन बिना प्रतिभा और बहुत कम आंतरिक ऊर्जा के कारण वह जानता था कि वह उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उलझन में बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि अपने साथी को कैसे मनाए। आखिरकार उसने कहा कि वह अपनी 20% आंतरिक ऊर्जा दे देगा। यह सुनकर नायक पूरी तरह चौंक गया। अंदर ही अंदर वह बच्चा बस यह जानना चाहता था कि उसके राज का सच क्या है। एकमात्र दोस्त होने के नाते वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा कि उसके लिए दोस्ती की यही परिभाषा है। बिस्तर पर बैठे हुए सुमन ने होएन से एक वादा करने को कहा कि अगर वह अपना राज बताए तो बच्चा उसे मार नहीं सकता, लेकिन वही अपने दोस्त को मार ही नहीं सकता था। अपने बाल खोलते हुए उसने कहा कि असल में वह लड़की है। इस खुलासे से नायक स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने बताया कि उसके पिता चाहते थे कि यह बात संप्रदाय से छुपी रहे और इसी वजह से उसे लड़के की तरह रहना पड़ा। यह सच्चाई इतनी बड़ी थी कि नायक चुप रह गया। उस दुनिया में आने के बाद भी उसने यह भेष बनाए रखा, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से ऐसे ही जी रही। यही वह सच था जिसे उसने सबसे छुपाया था, लेकिन अब उसने उस पर भरोसा किया। अपने विचारों को संभालते हुए सुमन ने कहा कि अब उन्हें अलग कमरे लेने होंगे। खुलासों की भारी हवा के बीच नायक को लगा कि उसे भी ईमानदार होना चाहिए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने अपना राज बताने का फैसला किया। गहरी सांस लेकर उसने कहा कि वह एक पुनर्जन्मी है। वही की आंखें फैल गईं, लेकिन लड़की को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह इसका मतलब भी नहीं जानती थी। उसने समझाया कि वह मर चुका था, समय में पीछे लौट आया और अब अपने साथ पिछली जिंदगी की यादें और ज्ञान लेकर चल रहा है। अब उसकी क्षमताएं समझ में आने लगीं। भले ही यह मानना मुश्किल था, लेकिन उस दुनिया में सब कुछ संभव था। जिज्ञासावश लड़की ने पूछा कि यह सुनने के बाद उसे मारने का कोई कारण क्यों होगा। भले ही वह 14 साल के शरीर में फंसा था, लेकिन उसका मन 27 साल के इंसान का था। फिर भी उसे अपनी उम्र, पहचान और कहानी के बारे में झूठ बोलने का बुरा लगा, लेकिन होएन के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वही थी जिसने उसके करीब आने का फैसला किया, वही थी जिसने उसे मार्शल आर्ट सिखाने को कहा, और वही थी जिसने दोस्ती की पेशकश की। इनमें से कुछ भी धोखा नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ वही माना जो वह खुद चाहती। इसलिए उसके पास अपने दोस्त को मारने या दोस्ती खत्म करने का कोई कारण नहीं था। 2 महीनों में जो समय उन्होंने साथ बिताया था, उसमें उसने उसे एक दोस्त के रूप में देखा था, और किसी राज के सामने आने से यह नहीं बदलेगा। आखिरकार उसके लिए दोस्ती का यही मतलब था। भावनाएं उसके चेहरे पर उभर आईं और उसने इस रिश्ते के लिए सच्चे दिल से उसका धन्यवाद किया। उनका बंधन अब असली और मजबूत बन चुका था, जो भरोसे और आपसी सम्मान पर टिका था। हल्के मन से उसने उसे छेड़ा भी कि एक अतिरिक्त जिंदगी होने के बावजूद उसका मौजूदा स्तर अभी भी कम है। इसके अलावा लड़की के पास पूछने के लिए अनगिनत सवाल थे, लेकिन उसने उन्हें बाद के लिए छोड़ दिया। अब से वह अपनी इंटरनल एनर्जी उसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार थी। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वादा सच होगा। इंटरनल एनर्जी वह शक्ति होती है जो मार्शल आर्टिस्ट्स के शरीर के अंदर जमा होती है। इसी से वे सुपर ह्यूमन फीट्स करते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता।
केवल कल्टीवेशन टेक्निक्स से ही इस एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस इनर फोर्स को निखारने और मजबूत करने में लगा देते हैं। जब होया ने अपनी इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा ट्रांसफर करना शुरू किया तो उसने देखा कि उसकी ब्लड वेसल्स साफ नहीं थीं। उनमें काफी एक्यूमुलेटेड इम्प्योरिटीज भरी हुई थी। फिर भी वह यह सोचकर ट्रांसफर शुरू करती है कि वह कम से कम पावर का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब कर पाएगा। उसे लगभग 20% संभाल कर रखने के लिए वायोलेट डॉन आर्ट्स का उपयोग करना था। उसने अपनी हथेली लड़के की पीठ पर रखी और ट्रांसफर शुरू किया, जबकि वह पूरी हिम्मत से सहता रहा। अपने शरीर के अंदर एनर्जी के बहाव को महसूस करते हुए उसे लगा मानो उसकी नसों में कुछ दौड़ रहा हो। प्रक्रिया के बाद थकी होने के बावजूद होए बस मुस्कुराई और अपने दोस्त के पहले इंप्रेशंस जानने को उत्सुक थी। उसके मेरिडियंस में बह रही इंटरनल एनर्जी की ताकत, गर्मी और दबाव से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह 20% इंटरनल एनर्जी उसकी पिछली जिंदगी में जमा की गई पूरी एनर्जी से भी ज्यादा थी। उसने आधी एनर्जी अपने शरीर में रोक ली, जिससे उसकी पूरी फिजिक बदल गई। बाकी एनर्जी मेरिडियंस के जरिए अंदर जाती रही। अगर वह वायोलेट डॉन आर्ट्स की कल्टीवेशन जारी रखे तो यह शक्ति पूरी तरह उसकी अपनी बन जाएगी। प्रक्रिया के बाद होयन बिस्तर पर ढह गई और उसे थोड़ी देर आराम की जरूरत पड़ी। उसके पास बैठा लड़का उसके इरादों को समझने की कोशिश करता रहा। जिज्ञासा से उसने पूछा कि विजी होयन उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। चेहरे पर मुस्कान लिए लड़की ने कहा कि क्योंकि वह उसका दोस्त है। जो कुछ भी वह किसी के लिए करती है वह दोस्ती से, अपनी मर्जी से, अपनी संतुष्टि के लिए करती है, किसी ऑब्लिगेशन से नहीं। आराम करते हुए वह खुद भी इस बात पर सोचती रही। होयम ने एक और मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया। स्पीयर किंग द्वारा उपयोग की जाने वाली 9 हेवेंस की सुप्रीम स्पीयर टेक्निक। अपनी सीमाएं जानते हुए भी वह उसे पूरी तरह सिखाने को तैयार थी। वह हमेशा कहती थी कि उसके सारे काम उसकी अपनी संतुष्टि के लिए हैं। आखिरकार वह 13 सालों में उसका पहला दोस्त था और वह नहीं चाहती थी कि वह पिछली जिंदगी की तरह बेकार में मर जाए। लड़की की इस संवेदनशीलता से प्रोटैगनिस्ट का दिल भर आया। अचानक उसने उसका चेहरा पकड़ा और कहा कि उसे अपने दोस्तों के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। उसके चोट लगे चेहरे को छूते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने घूंसा खाया है। अचानक उसने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह कुछ और मजेदार चाहती है। बीते समय की बातें साझा करते हुए दोनों के बीच का बॉन्ड और गहरा हो गया। वह जानना चाहती थी कि पिछली जिंदगी में वह कैसी थी। लड़के ने बताया कि उसने बस अफवाहें सुनी थीं कि ईरा के शिखर पर वह जबरदस्त ताकत से राज करती। समन होने के 1 महीने के भीतर ही उसने शहर छोड़ दिया था और उसके बाद पूरे 3 साल तक वह गायब रही। यह सोचकर उसने अंदाजा लगाया कि उन 3 सालों में उसने बहुत यात्राएं की होंगी। वह हमेशा फ्रीडम चाहती थी और कल्ट में रहने का मतलब था लीडर की सीमाओं के भीतर आजादी। इसी वजह से वह उस दुनिया में समन होने और एक दोस्त बनाने से बहुत खुश थी। आखिर में उसने बताया कि वह 1 महीने में वहां से निकलना चाहती है। सपनों में खोई हुई वह दुनिया और उसकी सारी फ्रीडम को महसूस करना चाहती थी। सुप्रीम टेक्निक सिखाने के बाद वह पिछली जिंदगी की तरह यात्रा पर निकलने वाली। अब वह जानना चाहती थी कि उसका दोस्त इस जिंदगी को कैसे जीना चाहता है। ये सवाल सुनकर उसे खुद भी ठीक से जवाब नहीं सूझा। पिछली जिंदगी और उसके सारे दुख याद करके वह नहीं चाहता था कि वह सब दोहराया जाए। पिछली जिंदगी की तुलना में वह बस एक बेहतर जिंदगी चाहता था। लड़की के लिए यह जवाब थोड़ा अस्पष्ट था। उसने तय किया कि वह ली समन का लक्ष्य जरूर जानना चाहती है। बिस्तर पर सिर टिकाकर उसने कहा कि उसे अभी कुछ भी पक्का नहीं पता, लेकिन जब उसे कभी अपना लक्ष्य मिल जाएगा तब वह उसे सुनने के लिए उत्सुक रहेगी। इसके अलावा वह उसकी पिछली जिंदगी की हर छोटी बात जानना चाहती। शर्मिंदा होकर प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि बताने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। यह सोचते हुए स्मॉन को एहसास हुआ कि पिछली जिंदगी में उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसे वह दोस्त कह सके। होयू उसकी सारी जिंदगियों में उसकी पहली दोस्त थी। रात बीत गई और वे बहुत सी बातें करते रहे। फिर 1 महीना पलक झपकते ही गुजर गया। जाने से पहले लड़की यह परखना चाहती थी कि उसने 1 महीने में कितना सीखा है। यह विदाई से पहले का आखिरी ट्रेनिंग सेशन था और उसे सीखी हुई हर चीज दिखानी थी। यह हर बूंद मेहनत और नई एनर्जी के हर अंश से खुद को साबित करने का समय था। दूसरी ओर होए वही भरोसेमंद मुस्कान लिए थे। उसे पता था कि उसे हराना आसान नहीं होगा। सन भाले को थामे, आंखों में डिटर्मिनेशन लिए तैयार खड़ा था। हमेशा की तरह उसने कुछ अनपेक्षित प्रस्ताव रखा और उसे 20 स्ट्राइक्स का एडवांटेज दिया। फिर भी लड़का इस तोहफे पर बेहद संदेह में था। वह पल भर झिझका। फिर उसे उसके लिए अडेप्ट की गई 9 हेवेंस की सुप्रीम स्पीयर टेक्निक याद आई। होए ने उसे उसके नाम पर रखा था, जिससे वह सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि एक सिंबल बन गई थी। चाहे उसका इरादा न भी हो, यह उसकी यूनिकनेस की पहचान थी। यह टेक्निक 9 हेवेंस की सुप्रीम स्पीयर और डेवस्टेटिंग सोल चेसिंग स्पीयर का फ्यूजन थी। अब पर्सोनलाइज्ड मूवमेंट्स और पोस्चर्स के साथ लड़ाई शुरू होने वाली। भाला घुमाते हुए उसने सीखी हुई टेक्निक के बाद सोल चेसिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। सामने से लड़की शांति से इंतजार करती रही। बस एक हल्के से स्पर्श से उसने
हमला टाल दिया। वह प्रिसिजन के साथ आगे बढ़ा, ज्यादा ताकत, ज्यादा टेक्निक, ज्यादा कंट्रोल। उसकी दूसरी स्टांस लाइटनिंग स्प्लिटिंग परसुइट थी। पहले के मुकाबले वह लड़का जो मुश्किल से भाला संभाल पाता था अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने फोर्स के बारे में सीखा था, जो अपोनेंट के हमले को घुमा और मोड़ देता है। कंट्रोल, जिससे अपोनेंट के स्ट्राइक पर दबाव डाला और उसे रोका जा सके। साथ ही सटल अटैक्स भी जरूरी थे ताकि अपोनेंट को भेदा जा सके। यह स्पीयर यूजर की बुनियाद थी और यह सब उसने खुद सीखा था, इसलिए उसे इन मूवमेंट्स का रोज अभ्यास करना होगा जब तक वह इन्हें पूरी तरह मास्टर न कर ले। होयन के साथ इस फाइट में वह सब दिखा पाया जो उसने हाल ही में सीखा था। अपनी सारी प्रगति के बावजूद वह अब भी अपनी पीठ का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। निराश होकर लड़के ने होए की सलाह के अनुसार हर स्पीयर स्ट्राइक में एक्सप्लोसिव एनर्जी मिलाने की कोशिश की। विजी होयन यह देखकर खुश हुई कि उसने उसकी बात ध्यान से सुनी थी। थककर उसे एहसास हुआ कि दोनों के बीच अब भी बहुत बड़ा अंतर है। होए की इंटरनल एनर्जी की वजह से वह दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद भी सिर्फ अपने दाहिने हाथ से उसके हमलों को रोक पा रही। उसके सामने एक पीक मार्शल आर्टिस्ट खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। खाते समय भी उसके चेहरे पर थकान का नामोनिशान नहीं था। दूसरी ओर उसका प्रतिद्वंद्वी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी हार न मानते हुए उसने दोबारा स्पीयर से हमला किया, लेकिन लड़की ने उसके हर वार को एक के बाद एक आसानी से रोक दिया। उसके हर हमले को उसके दाहिने हाथ ने सहजता से थाम लिया। फिर एक एक करके 19 हमले किए गए, लेकिन एक भी वार नहीं लगा और उसे समझ आ गया कि वह हार चुका है। हालांकि आखिरी वार की उसे उम्मीद नहीं थी जब स्पीयर का सिरा उसके चेहरे के बहुत पास आ गया। चेहरे पर मुस्कान लिए युवक ने सोचा कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन अगले ही पल लड़की उसकी नजरों से गायब हो गई। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसके पीछे प्रकट हुई और यह साफ हो गया कि वह लड़ाई हार गया है। फिर भी होए ने उसकी तारीफ की और अपने दोस्त में छिपी क्षमता को पहचाना। अब उसके पास जो इंटरनल एनर्जी थी उसके साथ समन मार्शल आर्ट्स के लिए ही बना था, और बिना खुद समझे ही उसके पास पहले से ही प्रेजेंस सेंस था जो आमतौर पर सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों में होता है। उसे उस पर इतना भरोसा था कि उसने कहा एक दिन उसका हथियार कुछ असाधारण बनेगा। लड़की 10 साल आगे की ओर देखकर भविष्य की संभावना बता रही। वह लड़ाई उसके लिए बेहद आसान थी, फिर भी वह अपने दोस्त की स्किल्स से संतुष्ट थी क्योंकि उसने सिखाई गई चीजों से कहीं ज्यादा दिखाया था। इसलिए वे 10 साल बाद फिर मिलेंगे। 1 महीने पहले उसने उससे जीवन का लक्ष्य पूछा था, लेकिन वह अब भी निश्चित नहीं था। ऐसे में उसे ही अपना अंतिम लक्ष्य बना लेना चाहिए। इंसान को लक्ष्य चाहिए, वरना जीवन बस भटकता रह जाता है। एक चुनौती के रूप में उसने चाहा कि वह 10 साल बाद इतना मजबूत होकर लौटे कि उसे हरा सके, लेकिन समन हिचकिचाया और कहा कि वह कभी उसके जैसा नहीं बन पाएगा। उसके पास टैलेंट नहीं है। अपनी दोस्त के विपरीत, जो जीनियस थी और जिसने कई एलिक्सर्स लिए थे, दोनों की शुरुआत अलग अलग थी, इसलिए तुलना संभव नहीं थी। वह अपनी पिछली जिंदगी के उस पुराने हीन भाव से घिरने लगा। होए ने अपनी झुंझलाहट छिपाई नहीं और कहा कि उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछली जिंदगी का यह इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छी चीज नहीं है। अचानक प्रोटैगनिस्ट की आंखों में गुस्सा भर आया। उसके पास कुछ भी नहीं था और उसे ईरा में खाली हाथ, बिना टैलेंट के बुलाया गया था। उसने कीचड़ में स्वर से लड़ते हुए जान जोखिम में डाली थी, नीची जिंदगी जी थी और उसी में मर गया था। होए ने याद दिलाया कि उसने सिर्फ 3 महीनों में मिस्टिकल आर्ट्स सीखकर सेकंड रेट वॉरियर का स्तर हासिल कर लिया था। दूसरी जिंदगी मिलने के बाद भी वह ऊंचा लक्ष्य रखने से, सपना देखने से इनकार कर रहा था। हर तरह से वह अपने दोस्त की आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। होयम यह देखकर चौंक गई कि वह इतना क्रोधित हो गया है। प्रोटैगनिस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे 7 साल की बच्ची लेक्चर दे रही है। फिर अंत में, अनिच्छा से ही सही, उसने चुनौती स्वीकार कर ली और उसे अपना लक्ष्य बना लिया, उसका दिल स्पीयर से भेदने का लक्ष्य। यह सुनकर घबराई होए ने कहा कि वह ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वह मरना नहीं चाहती। उसके लिए दोस्त एक दूसरे को नहीं मारते। जब उत्साह शांत हुआ तो समन लड़की से सहमत हो गया। अचानक उसका चेहरा पूरी तरह शर्म से भर गया, लेकिन लड़की ने फिर से उसे चिढ़ाया, जिससे वह पूरी तरह झुंझला गया। आखिरकार समझौता तय हुआ और 10 साल बाद वे फिर मिलेंगे। मुस्कुराते हुए लड़की ने कहा कि वह उसके स्पीयर का इंतजार करेगी। उस वाक्य पर सोचते हुए युवक को उसके शब्द अजीब लगे। इतनी कम उम्र के बावजूद लड़की अपने मजाक से उसे चिढ़ा रही। दोनों के बीच उम्र का बड़ा अंतर था, लेकिन वह बस इस स्थिति से खेल रही। पास आते हुए लड़की ने योद्धा को डराने की कोशिश की। दृढ़ होकर उसने कहा कि 10 साल बाद वह इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। समन ने 3 लक्ष्य तय किए: जीवित रहना, अपनी यादों से मिलने वाले हर मौके को पकड़ना। कंधे पर सामान का बोझ उठाए लड़की ने सच्चे मन से विदा ली। स्मैन ने कहा कि वे 10 साल बाद फिर मिलेंगे और वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेगा। इसके अलावा उसका आखिरी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि उस दिन तक वह जिंदा रहे।
एक वादे के रूप में उसने होयो से कहा कि वह जीवित रहेगा क्योंकि अब उसके पास जीने के लिए कुछ और कोई है। दोनों दोस्त कुछ समय के लिए अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। सीनिस में ली समन ने 3 महत्वपूर्ण चीजें हासिल की: मार्शल स्केल्टन, ट्रू सेलेस्टियल कल्टीवेशन टेक्निक और तीसरी क्लासलेस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में सिर्फ क्लासलेस लोग ही भाग ले सकते थे। होए के जाने के 10 महीने बाद सीनिस में टूर्नामेंट का अगला संस्करण हुआ। उस समय तक ली समन की मार्शल आर्ट्स फर्स्ट ग्रेड स्तर तक पहुंच चुकी, जिससे टूर्नामेंट जीतना आसान हो गया। इनाम में उसे एक सीक्रेट एनर्जी एलिक्सर मिली जो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में सक्षम थी। उसने बिना झिझक वही एलिक्सर पी ली, लेकिन होए से मिली एनर्जी के मुकाबले वह एलिक्सर ज्यादा खास नहीं लगी। इसके साथ ही उसे लगा कि उसने सेनवीज में जो हासिल किया जा सकता था वह सब हासिल कर लिया है, अब बस निकलना बाकी था। रास्ते में उसकी मुलाकात स्ट्रीट वेंडर हंस से हुई। उस आदमी ने उसे जीत की बधाई दी और पूछा कि वह क्या खरीदना चाहता है, लेकिन असल में वह विदाई थी क्योंकि लड़का शहर छोड़ रहा था। स्थिति समझते हुए हंस ने गर्व और उदासी मिली मुस्कान दी। क्लासलेस लड़के को शुरुआत से जानने वाला यह आदमी समझता था कि वह अब खास बन चुका है। उसे पूरा यकीन था कि प्रोटैगनिस्ट शहर के बाहर भी अच्छा करेगा और लंबे समय तक जीवित रहेगा। जाने से पहले उसने उसे कुछ दिया। वह एक सेकेंड हैंड डायमेंशनल बैग थी जिसकी कैपेसिटी उसकी पुरानी बैग से 50% ज्यादा थी। यह देखकर वह हैरान रह गया कि वेंडर इतनी कीमती चीज क्यों दे रहा है। हंस ने बस इतना कहा कि जब कोई उपहार देता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और वैसे भी रीसेल में इसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। यह विदाई का तोहफा था और जब वह मशहूर हो जाएगा तो 100 गुना लौटा कर दे सकता है। वह चाहता था कि लोग जाने कि उसकी यात्रा की शुरुआत में उसे एक साधारण स्ट्रीट वेंडर का बहुत कर्ज था। आंखों में कृतज्ञता लिए समन ने उसका धन्यवाद किया। जाने से पहले वह उस इन में लौटा जहां वह ठहरा हुआ था। वहां उसे इनकीपर की बेटी लूला दिखी जो वहीं काम करती थी। उसने तुरंत समझ लिया कि लड़का जा रहा है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसने कमरा जरूरत से ज्यादा सलीके से छोड़ दिया था। लड़के से बात करते हुए उसने कहा कि एक कर्मचारी के रूप में उसका काम ही कमरों को साफ रखना है। प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि उसने इनमें बिताए हर पल के लिए वह कितना आभारी है। लड़की जानती थी कि शहर में बुलाए गए हर व्यक्ति को एक न एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है और वह इसकी आदी हो चुकी। जब उसने सुना कि उसे जाना है तो उसके चेहरे पर हल्की उदासी झलक आई। वह यकीन नहीं करना चाहती थी कि कोई इतनी अचानक जा रहा है। जाने से पहले उसने कहा कि वह चाहता है कि वह किसी अनजान जगह पर बहुत बुरी मौत मरे। गुस्से में वह जमीन पर पैर पटकती हुई चली गई। इनकीपर जैक और उसके पिता ने अपनी बेटी का गुस्सा देखा। दोनों आदमी हैरान रह गए यह सोचकर कि औरतें कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। जैक ने अपनी बेटी के लिए माफी मांगी और कहा कि वह अभी बहुत छोटी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इस बात से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर काफी परिपक्वता थी। उस आदमी ने उसे एक पुराना क्लोक दिया जो उसने अपनी जवानी में इस्तेमाल किया था। उस क्लोक में टेम्परेचर रिटेंशन मैजिक और स्वॉर्ड मैजिक थी जिससे वह साधारण दिखने के बावजूद बहुत उपयोगी था। समन ने एक बार फिर उसका धन्यवाद किया और जैक ने सलाह दी कि क्लोक थोड़ा बड़ा है इसलिए उसे एडजस्ट करा लेना। आखिर में उसने कहा कि वह इनमें ठहरने वाला अब तक का सबसे अच्छा क्लासलेस इंसान था। भावुक होकर आंखों में आंसू लिए उसने लड़के से बाहर सावधान रहने को कहा। क्लोक पहनकर लड़का इनसे निकल गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे पीछे से आवाजें सुनाई दी। विदाई के उस पल में लूला किसी का नाम चिल्लाती हुई उसकी तरफ दौड़ रही। मुड़कर देखने पर उसने लड़की को अपने पीछे खड़ा पाया। थकी हुई हांफती हुई वह उससे कुछ कहना चाहती थी। थोड़ा संभलने के बाद उसने सिर झुकाकर कहा कि उसने पहले जो कहा था वह वापस लेती है जब उसने उसकी मौत की कामना की। उसके चेहरे से आंसू बहते हुए उसने कहा कि वह चाहती है कि वह लंबी उम्र जिए और मरे नहीं। सलमान यह देखकर हैरान था कि लड़की सिर्फ यह कहने के लिए इतनी दूर दौड़कर आई थी। दिल से लूला चाहती थी कि वह लंबे समय तक जिए। उसने यह भी कहा कि जब वह थक जाए तो वापस इसी शहर में लौट आए। उसकी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए उसने लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और उसकी अच्छाई की सराहना की। जाने से पहले उसने कबूल किया कि एक समय के बाद वह उसे अलग नजर से देखने लगी। उसे ठीक से समझ नहीं आता था कि क्यों नहीं वह उस एहसास को समझ पाई थी, लेकिन उसे लगा कि वह उसे पसंद करने लगी है। यह कहने के बाद दोनों चुप हो गए। तब प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसे यह बात पहले से समझ में आ गई थी। लूला की चिंता देखकर उसने कहा कि वह मरेगा नहीं, इसलिए वह शांत रहे और फिर दोनों ने अलविदा कहा। अलग होने का एहसास होते ही लड़की फूट फूट कर रोने लगी। पिछली जिंदगी में समन को जेनिस से निकलने में 3 साल लगे थे, लेकिन इस जिंदगी में सिर्फ 1 साल। अगर पहले उसे उस जगह की कोई अच्छी याद नहीं थी तो इस बार वह कीमती यादें लेकर जा रहा था। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने सोचा कि क्या वह फिर कभी ईरा लौट पाएगा। उन्हीं यादों के साथ वह निकल पड़ा
अपने साथ यह एक वादा लेकर कि वह कभी नहीं मरेगा। ली समन बहुत कम उम्र में माउंट मर्सी पहुंच गया। उसका अगला कदम किसी प्रोहिबिशन को चुनना था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था। उसे याद आया कि होयन ने पूछा था कि वे फिर कहाँ मिलेंगे, यह मानते हुए कि उसे इस दुनिया का भूगोल ठीक से नहीं पता। कुछ सोचकर उसने तय किया कि वे बिहाइंड में मिलेंगे। वादे वाले दिन तक अभी 9 साल बाकी थे, लेकिन अब सवाल अलग था, उसे जाना कहाँ चाहिए। उसे सीधे बहर जाने की जल्दी नहीं थी, वह फिर से मर्सनरी बन सकता था, लेकिन इसका मतलब वही पुरानी जिंदगी जीना होता। इस बार वह चीजें अलग तरह से करना चाहता था। उसे सच में मजबूत बनने के लिए समय चाहिए था। तभी उसे माउंट मर्सी ईरा के ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस के गॉड का ख्याल आया। कहा जाता था कि उस गॉड के क्षेत्र में ट्रेनिंग एफिशिएंसी सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा उसे यकीन था कि माउंट मर्सी पास ही है। फैसला कर लेने के बाद उसने वहीं जाने का निश्चय किया। पहाड़ पर पहुंचते ही उसने एक प्रीस्ट द्वारा लगाए गए प्रोहिबिशंस के तहत ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे 2 प्रोहिबिशंस मिली। पहली थी वेट प्रोहिबिशन। हर चीज भारी हो गई, उसका शरीर, उसके कपड़े, यहाँ तक कि डायमेंशनल बैग के अंदर रखी चीजें भी, यहाँ तक कि ब्रेड भी शीशे जैसी लगने लगी। दूसरी प्रोहिबिशन और भी क्रूर थी। जैसे ही उसने ब्रेड का स्वाद चखा, वह तुरंत बीमार पड़ गया। अचानक खाने का स्वाद पूरी तरह बदल गया, इतना घिनौना कि उसे उल्टी आने लगी। यही दूसरी प्रोहिबिशन थी जो टेस्ट को प्रभावित करती थी। असल में टेस्ट खत्म नहीं होता, लेकिन मुंह में जाने वाली हर चीज डिस्गस्टिंग लगती है। सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि खाने की टेक्सचर भी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी कीड़े के शरीर के फ्लूइड्स चख रहा हो। उसी पल उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, यह समझते हुए कि वह कुछ खा या पी नहीं पाएगा। सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट को लगा कि शायद उसे यह मिशन छोड़ देना चाहिए। अगर वह सीधे बिहाइंड जाकर मर्सनरी बन जाता तो शायद जल्दी ही रैंक बी तक पहुंच जाता। यह उसकी पिछली जिंदगी से तो बेहतर ही होता, लेकिन उसके दिमाग में बार बार विजी होयन का ख्याल आ रहा था। लड़की को याद करते हुए उसने खुद को ब्रेड का वह टुकड़ा खाने के लिए मजबूर किया। उसके मुंह में हर तरह का सबसे खराब स्वाद भर गया, फिर भी उसने बीच में हार नहीं मानी। मर्सी को उस भयानक प्रोहिबिशन के लिए कोसते हुए भी उसने तय किया कि वह कोशिश करता रहेगा। उसके पास ही गॉडेस ने उसके कान में फुसफुसाया, उसे एक ढीठ इंसान मानते हुए। अचानक योद्धा ने अपने शरीर में एनर्जी का प्रवाह महसूस किया। मुड़कर देखने पर उसे कोई नजर नहीं आया और उसने सोचा कि शायद यह कोई इल्यूजन है। 1 हफ्ता बीत गया और उस दौरान मौसम और भी निर्दयी होता गया। फिर भी वह शिकार करने की कोशिश कर सकता था और उसने सामने एक हिरण देखा। अपनी रिंग पकड़कर वह छिप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। अचानक वह छिपने की जगह से बाहर निकला और जानवर पर झपट पड़ा, लेकिन पास आने पर वह हिरण इतना प्यारा लगा कि वह उसे मार नहीं पाया। जड़ होकर वह वहीं खड़ा रह गया। हिरण उछलकर दूर भाग गया, अपनी जान बचने पर मानो आभारी हो। ली समन की यात्रा दिन ब दिन और कठिन होती जा रही। प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता था कि वह पहाड़ पर और कितनी देर टिक पाएगा। थककर उसने अपना स्पेयर नीचे रखा और अपनी मौजूदा जिंदगी के बारे में सोचा। पर्याप्त पोषण के बिना उसका एकमात्र खाना ब्रेड और पानी था। उस पहाड़ पर उसे प्रोहिबिशंस झेलते हुए खुद ही कपड़े, खाना और शेल्टर ढूंढना था। इसके अलावा तापमान के अत्यधिक बदलाव, तेज और शक्तिशाली ऑब्स भी थे। वेट प्रोहिबिशन की वजह से वह ठीक से शिकार नहीं कर पा रहा था, और अगर कर भी ले तो टेस्ट प्रोहिबिशन उसे खाने नहीं देती। कमजोर होते शरीर के साथ वह कम से कम 2 साल वहां ट्रेनिंग करना चाहता था, लेकिन पहले ही हफ्ते में वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। जब वह सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने एक अजीब सी उपस्थिति को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके सामने एक महिला प्रकट हुई। वह चेहरा उसे पहचान में नहीं आया, इसलिए वह जानना चाहता था कि वह कौन है। उस पर्वत पर एक प्रोहिबिशन थी जो साधकों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकती थी, इसलिए शायद वह खतरे में नहीं था। लेकिन उस महिला पर एक ऐसी प्रोहिबिशन लगी थी जो उसे बोलने से रोकती थी। वह केवल इशारों से ही संवाद कर सकती। सून युन ने जल्दी ही समझ लिया कि वह महिला वॉइस प्रोहिबिशन से ग्रस्त थी। अचानक वही हिरन जिसे उसने पहले देखा था, उसके सामने मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दी। महिला ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर उस क्षेत्र की ऑफिशियल लैंग्वेज में कुछ लिखने लगी। वह कई दिनों से उसे देख रही थी और जानती थी कि अगर यही चलता रहा तो वह जल्द ही मर जाएगा, इसलिए वह उसकी मदद करने आई। मदद के लिए आभार होने के बावजूद वह थोड़ा संदेह में था और जानना चाहता था कि बदले में वह क्या चाहती है। लेकिन उस महिला को किसी भी तरह का प्रतिदान नहीं चाहिए था, जिससे स्पष्ट हुआ कि वह सच में एक दयालु इंसान थी। वह महिला, जो अचानक कहीं से आई थी, ने उसकी पूरी मदद की। उसने खुद को एक भली इंसान बताया और जब जब वह मुसीबत में पड़ा, वह फिर से प्रकट हो जाती। एक दिन उसने उसका नाम जानना चाहा और उसके उत्तर से वह चौंक गया। उसे यह जानकर गहरा झटका लगा कि वह बाकोगो थी,
एक पौराणिक व्यक्तित्व जिसे वह अपने पिछले जीवन से जानता था। उसे बाकोगो द लाइटनिंग के नाम से जाना जाता था, जो अपनी असाधारण गति के लिए प्रसिद्ध थी, बिजली जितनी तेज। लेकिन असली झटका किसी भविष्य की प्रसिद्ध हस्ती से मिलना नहीं था। वह जानता था कि भविष्य में 8 साल बाद उसकी हत्या हो जाएगी और उसे मारने वाला होगा विजिहोएन, लिटिल सेलेस्टियल डेमन। माउंट वर्सी पर साधकों को हर 6 महीने में कठोर प्रोहिबिशंस दी जाती थीं और वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कुछ लोग बाकोगो की मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, यह सोचते हुए कि कहीं यह किसी डंजन के अंदर हुई घटना तो नहीं थी। उसके पास खड़ी महिला उसके विचारों को ध्यान से देख रही। अचानक वह लड़का चौंक गया जब महिला ने अपनी उंगलियों से सीधे पत्थर पर कुछ लिखना शुरू किया। वह उसकी हालत पर नजर रख रही थी और चिंतित थी, यह सोचकर कि शायद वह फिर से भूखा है। मार्शल आर्ट्स में उच्च स्तर होने के बावजूद उसकी प्रोहिबिशन उसे साउंड ट्रांसमिशन का उपयोग करके संवाद करने से भी रोकती थी। उलझन में लड़के ने उसके शरीर में कुछ अलग महसूस किया। यह उसकी नई प्रोहिबिशन थी, जो पर्वत पर 1.5 साल बिताने के बाद लगी। इसने उसे अपने बाएं हाथ की अनुभूति से वंचित कर दिया था, ठीक उसी तरह जैसे वह खुद स्वाद की भावना खो चुका था और उसके शरीर पर भारी वेट का बोझ था। वह भी अपनी सीमाओं से जूझ रही, इसलिए उसे लड़के की कठिनाइयों पर दया आई, खासकर इस बात पर कि वह खाने का आनंद खो चुका था। जिज्ञासावश उसने अन्य साधकों की प्रोहिबिशंस के बारे में पूछा। तब उसने उसे उन अन्य पर्वत निवासियों से मिलवाने का निर्णय लिया जो वहां आधे साल से अधिक समय से प्रशिक्षण कर रहे थे। बिना उसे सोचने का मौका दिए बाकोगो बिजली की तरह गायब हो गई। घबराकर नायक ने सोचा कि वह कभी उसकी गति का साथ कैसे दे पाएगा। वेट प्रोहिबिशन न भी होती तब भी वह इतनी तेज नहीं हो पाता। अपने भारी शरीर के साथ उसे मूवमेंट टेक्निक्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। उत्सुक होकर उसने बाकोगो से कुछ टेक्निक्स सिखाने के बारे में मजाक में कहा, लेकिन यह संभव नहीं था। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह बस मजाक कर रहा था। अपने दाएं हाथ से महिला ने लड़के को उठाया और उसे ढो लिया। क्योंकि वह बहुत धीमा था, इसलिए उसे उसकी पीठ पर ले जाना पड़ा। घबराकर उसने महिला से 1 सेकंड रुकने को कहा ताकि वह सब कुछ समझ सके, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और दौड़ना शुरू कर दी। बाकोगो, वह मूक महिला, उसे अन्य साधकों से मिलवाने ले गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक भयानक बदबू महसूस हुई। स्कारलेट, जो भविष्य में एक ग्रैंड मेज बनने वाली, उस पर ऐसी प्रोहिबिशन थी कि वह न नहा सकती थी और न ही कपड़े बदल सकती। डॉपी जुन, भविष्य का फैंटम स्वॉर्ड, दोनों आंखों की रोशनी खो चुका था। बाकोगो की रिस्ट्रिक्शंस उसके बाएं नेत्र, बाएं हाथ पर थीं और वह बोलने की क्षमता से वंचित थी। ली सून युन ने जल्दी ही समझ लिया कि वह ऐसे लोगों से घिरा है जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह जानता है। भविष्य में वे सभी शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेंगे जिनका उस क्षेत्र में सम्मान होगा, लेकिन उस समय वे पूरी तरह अज्ञात थे। स्कारलेट ने पूछा कि लड़के की प्रोहिबिशंस क्या हैं। उसने संदेह और आलोचना के साथ बात की, यह कहते हुए कि 2 प्रोहिबिशंस के साथ वह कितने समय तक टिक पाएगा। शक्ति की तलाश में माउंट मर्सी में प्रवेश करने के कारण डॉपी जुन को वे 2 प्रोहिबिशंस समझ में आने योग्य लगी। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह युवक किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं को पार करना चाहता है। प्रभावित होकर लड़के ने कही गई हर बात से सहमति जताई, भले ही इससे अन्य साधकों को सिहरन महसूस हुई। डॉपी जुन ने बताया कि पर्वत पर हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में केवल 4 ही बचे हैं और वह युवक के अगले कदम देखने को उत्सुक है, इसलिए वह उस पर नजर रखेगा। नायक के अलावा बाकोगो ने भी शुरुआत 2 प्रोहिबिशंस से की। अब जब सभी एक दूसरे को जान चुके थे, वे लौट सकते थे, लेकिन महिला ने कहा कि 4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1.5 साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया है। उनमें से एक 5वां व्यक्ति भी था जिसका नाम फ्लैम था और उसका नाम ही सावधानी का संकेत देता था। डॉपी जुन ने कहा कि फ्लैम एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है और उसे नायक से नहीं मिलवाना चाहिए। उलझन में वह आखिरी साधक को लेकर इतना डर क्यों है, यह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने बात को वहीं छोड़ दिया। समय बीतता गया और 4 महीनों के कठोर प्रशिक्षण ने उसे और भी मजबूत बना दिया। प्रोहिबिशंस और भी सख्त हो गईं, उसके शरीर पर वेट बढ़ गया और भोजन असहनीय हो गया। फिर भी उसकी प्रगति उल्लेखनीय थी और वह हर दिन और मजबूत होता गया। 4 महीने के प्रशिक्षण के बाद उसकी वायोलेट डॉन मिस्टिक आर्ट की मास्टरी 3 सितारों तक पहुंच गई। इसके अलावा उसके प्रहार पहले से कहीं अधिक सटीक और शक्तिशाली हो गए। माउंट वर्शी कठोर और चुनौतीपूर्ण था। सब कुछ झेलने के बावजूद ये ट्रायल्स फलदायी थे। दिन में वह सुप्रीम रिंग ऑफ द 9 हेवेंस समन स्टाइल का उपयोग करता था और रात में वायोलेट डॉन मिस्टिक आर्ट का अभ्यास करता था। उसने इस पीड़ा को उसी मार्ग का हिस्सा मान लिया जिसे उसने चुना था। उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। नायक इसी भाग्य के लिए नियत था, क्योंकि यही उसका चुना हुआ लक्ष्य था। उसका शरीर बढ़ने और बदलने लगा। उसके कपड़े अब उस नई शक्ति को समेटने के लिए बहुत तंग हो गए थे। तभी उसकी मुलाकात एक नए चेहरे से हुई जो उसी की उम्र का था और उसे जिज्ञासा से देख रहा था।
उस युवक ने अभी अभी देखी गई भाले को फेंकने की टेक्निक से वह बेहद प्रभावित हुआ था। एक चट्टान पर बैठकर नवागंतुक ने कहा कि उसने कभी अपनी उम्र के किसी व्यक्ति को पर्वत पर नहीं देखा। लड़के ने अपना परिचय फ्लेम के रूप में दिया, वही नाम जिसे डर के साथ लिया गया। जिज्ञासु होकर वह उस अजनबी का नाम जानना चाहता था जिसके पास इतनी ईर्ष्यालु स्किल थी। स्कारलेट बैठी हुई अपने एक स्पेल का अभ्यास कर रही थी और प्रतिभाओं के बारे में सोच रही। डॉबी ने समझाया कि फ्लैम दूसरों से आगे निकल जाता है और उन पर हंसता है, यही उसका टैलेंट था। इस प्रकार नायक को जो सलाह मिली थी वह यह थी कि उसे उस लड़के से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वह निराशा की एक अंतहीन खाई में गिर जाएगा। उसी पल युवक को बूढ़े आदमी के समझदार शब्द याद आ गए। घबराते हुए उसने अपना परिचय ली सुमन के रूप में दिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ फ्लैम समझ गया कि लड़का पहले ही उसका नाम दूसरों से सुन चुका है। पीठ घुमाते हुए उसने कहा कि उसे अपने स्पेयर के साथ ट्रेनिंग करनी है और बातचीत के लिए उसके पास समय नहीं है। नायक को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा सच में एक असली जीनियस हो सकता है। चलते हुए उसने सोचा कि वह ऐसे व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन वह लड़का उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं था। उसके पीछे चलते हुए लगातार सवाल पूछता रहा और कहता रहा कि वह स्पेयर के साथ ट्रेनिंग करेगा। तभी ली सुमन ने महसूस किया कि उसका हथियार उसके हाथ से गायब हो चुका है। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि फ्लैम उसका बैटल वेपन उकसावे के तौर पर पकड़े हुए था। लड़के के चेहरे की मुस्कान डरावनी और अजीब थी। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा अपमान यही होता है कि उसका हथियार छीन लिया जाए, लेकिन गुस्सा होने से पहले ही वह भ्रम में पड़ गया। फ्लैम ने कहा कि वह थोड़ी देर इस्तेमाल करने के बाद हथियार लौटा देगा, वह बस उसे अस्थायी रूप से उधार ले रहा है। अचानक वह लड़का उसकी टेक्निक्स और मूवमेंट्स की नकल करने लगा। सुप्रीम बैलेंस ऑफ द नाइन हेवेंस समन स्टाइल का उपयोग करते हुए उसने एक नया प्रहार करने की कोशिश की। एक ही पल में उसने ठीक वही टेक्निक याद कर ली जिसे नायक ने एक पेड़ को काटने के लिए इस्तेमाल किया था। स्पीयर घुमाते हुए उसने जंगल के बीच जोरदार प्रहार की। बेहद सहज मूवमेंट के साथ उसने बिल्कुल वही टेक्निक दोहरा दी जिसे सुमन ने महीनों में बनाया और निखारा था। हुई तबाही को देखकर उसने स्वीकार किया कि यह एक बहुत अच्छी स्पीयर टेक्निक है। ली सुमन बहुत डर गया जब उसे एहसास हुआ कि उस लड़के ने वह स्पीयर टेक्निक इस्तेमाल कर ली जिसे उसने सिर्फ एक बार देखा था। चेहरे पर मुस्कान लिए फ्लैम उसके रिएक्शन को देखता रहा। जोर से हंसते हुए उसे लगा कि वह ली सुमन से बेहतर है। उसी पल नायक बेहद शर्मिंदा हो गया। फ्लैम को समझ नहीं आता था कि इतने लोग पहाड़ पर कड़ी ट्रेनिंग करने क्यों आते हैं जब वह आसानी से उन सभी से आगे निकल सकता है। फिर भी वे लोग उसके जैसे नहीं थे। उलझन में नायक ने लड़के के हर शब्द पर ध्यान दिया। बाक्सो, स्कारलेट और डॉग जुन को अजीब बताते हुए उसने दावा किया कि वह सभी प्रैक्टिशनर्स की टेक्निक्स कॉपी कर सकता है। फिर भी फ्लैम खुद भी नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों कर पाता है। जहां कुछ लोगों की नजर में दूसरे टैलेंटेड लगते थे, वहीं फ्लैम एक ऐसे सूरज की तरह चमक रहा था जो सभी तारों से ज्यादा उज्जवल था। इस तरह एक नॉर्मल इंसान होकर प्रोटैगनिस्ट कभी जीनियस तक कैसे पहुंच सकता था? होए के साथ बिताए समय से वह खुद को अलग महसूस करता था, जबकि वह कभी अपने जीनियस को शो ऑफ नहीं करती। एक सुपीरियर एरर के साथ नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए एफली जानना चाहता था कि समन की प्रोहिबिशन क्या है। उसने बताया कि उसने ह्यूमिलिटी पर बेस्ड प्रोहिबिशन बनाई थी और फिर उसका मजाक उड़ाया, जिससे समन पीछे हट गया। एफली ने स्पीयर लौटाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत मना कर दिया गया। कुछ लोग अब उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। गुस्सा, शर्म और हेल्पलेसनेस से भरा हुआ वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक हॉस्टिलिटी क्यों बढ़ गई। उसने समन से कहा कि वह पहाड़ से नीचे उतर जाए क्योंकि वह उस जगह के लिए बहुत कमजोर है। यह सुनते ही प्रोटैगनिस्ट ने उसे जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। पहाड़ के अंदर किसी भी प्रैक्टिशनर को एक दूसरे को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि यह सख्त मना था। फिजिकल कॉन्फ्रोंटेशन पर फ्लैम ने हालात का मजाक उड़ाया। फ्लीम ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गॉडेस मर्सी के रूल्स के कारण कोई घायल नहीं हो सकता। बैको चुपचाप सब कुछ ध्यान से देख रही। फ्लैम ने खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा कि उसने सिर्फ स्पीयर उधार लिया था और समन ने ओवर रिएक्ट किया। उसने यह भी कहा कि स्पीयर टेक्निक भले ही बेहतरीन हो, लेकिन हीरो अभी उसे मास्टर करने लायक नहीं है। मार्शल आर्ट जितनी पावरफुल होती है, उसे रिफाइन करना उतना ही मुश्किल होता है, इसलिए कुछ लोगों को उस पहाड़ पर बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। प्रोहिबिशन जितनी बड़ी होती है, मर्सी की ब्लेसिंग्स भी उतनी ही ज्यादा होती। उसने कहा कि लिमिट तक खुद को पुश करना ही फास्ट इवॉल्व करने का तरीका है। अचानक वह अपनी प्रोहिबिशन की वजह से बोल नहीं पाया। उसके पीछे बैक्सो उसकी ऑडेसिटी से जेन्युइनली इम्प्रेस्ड लग रही, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और प्रोटैगनिस्ट अपना अगला कदम समझ चुका था। तेज इमोशंस में समन मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मीनवाइल बैक्सो पूरी ताकत से उसे बुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी प्रोहिबिशन ने उसे बोलने नहीं दिया। टैलेंट शब्द उसकी सोच में हथौड़े की तरह गूंजता रहा
और उसका सेल्फ एस्टीम टूटता चला गया। उधर यंग मैन गॉडेस मर्सी का नाम पुकारते हुए रोने लगा। इन्फीरियोरिटी की भावना फैलने लगी और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डिस्पेयर में बदल गई। उसका नाम सुनते ही मर्सी प्रकट हुई, उस इंसान से बात करने के लिए तैयार। स्पेयर पकड़े हुए डिटर्मिनेशन से भरे शरीर के साथ उसने कहा कि वह एक और प्रोहिबिशन जोड़ना चाहता है। समन एक अननोन स्पेस में था, डिवाइन ऑरा से घिरा हुआ। सामने वही एंटिटी थी जिसे उसने बुलाया था, मर्सी, दी गॉडेस ऑफ प्रोहिबिशन। वह जगह उसी की थी, उसका होम। क्यूरियस होकर प्रोटैगनिस्ट ने कंफर्म करना चाहा कि क्या वह सच में मर्सी से बात कर रहा है, और हाँ, वही गॉडेस थी। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा कि क्या वह एक और प्रोहिबिशन जोड़ना चाहता है। उसके पास पहले ही टेस्ट और वेट की प्रोहिबिशंस थीं, जो खुद में बहुत कठिन थीं। फिर भी वह एक और सहने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऋषि को उसके मोटिवेशन पर शक हुआ। उसकी सोल रिग्रेसा होने के कारण टाइम से लौटने की मार्क लिए हुए। गॉड की आंखें मॉर्टल की कैजुअलिटी देख सकती हैं। हर इंसान जन्म लेते ही मरने के लिए डेस्टिन्ड होता है, और इसके खिलाफ जाना कैजुअलिटी का एसेंस है। जो लोग डेस्टिनी की लिमिट्स तोड़ते हैं, उन्हें ट्रांसेंडेंटल बीइंग्स कहा जाता है। वह लड़का ट्रांसेंडेंटल नहीं था, लेकिन उसने कैजुअलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया था और मरने के बाद भी पास्ट में लौट आया था। कॉज एंड इफेक्ट का लॉ हर एग्जिस्टेंस पर लागू होता है। डेथ को डिफाई करना नेचुरल नहीं था और उसकी सोल पर भारी करना पड़ेगा। अलाइव रहते उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मरने के बाद उसे मिलियंस ऑफ आवर्स तक सफर करना पड़ेगा। डेथ के प्रति उसका इंडिफरेंट होना गॉडेस को अजीब लगा। बैक्सोबो उसकी हरकतों से इरिटेटेड थी और उसने समझ लिया कि उसने 2 भयानक प्रोहिबिशंस के बावजूद एक और जोड़ ली है। कांपते हुए उसने देखा कि वह औरत वाकई वरीद। उसने पूछा कि कैसी प्रोहिबिशन जोड़ी गई है। अब उसे हीट और ड्रीम्स की प्रोहिबिशन सहनी होगी। सेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की प्रोहिबिशंस और भी ज्यादा सीवियर थीं। हीट की प्रोहिबिशन में उसे किसी भी तरह की वार्मथ महसूस नहीं हो, चाहे धूप हो या आग। ड्रीम्स की प्रोहिबिशन में नींद नाइटमेयर्स की दुनिया बन जाएगी, जहां पेनफुल मेमोरीज बार बार दोहरेंगी। पेरेंट्स, चाइल्डहुड हॉरर्स, एंग्जाइटी और हर बुरी चीज। अब सोना आराम नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग के लिए टॉर्चर बन गया था। बैक्सो को एहसास हुआ कि वह लड़का कितना इंसेन है। अगर वह कम उम्र में हाई लेवल तक भी पहुंच गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बेहद भयानक होंगे। जब वह उससे बहस कर रही थी, यंग मैन ने दुखी चेहरे के साथ कहा कि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। उसकी ग्रोथ उम्मीद से धीमी थी और रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट थी। टैलेंट और स्किल्स के बीच की डिसहार्मोनी ने बैक्सो को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह आखिर है कौन। उसका गोल ऐसा था जो उसके टैलेंट से बहुत दूर लगता था। फ्लैम के जरिए ही उसे समझ आया कि उसे क्या करना हो। बियॉन्ड कॉमन सेंस टैलेंट वालों के साथ खड़े होने के लिए उसे भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना हो। उसी पल औरत ने उसकी मोटिवेशन समझ ली। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। हल्की मुस्कान के साथ उसने समझा कि उसका गोल बहुत बड़ा है। बैकोगो भी दुनिया की सबसे स्ट्रांग बनना चाहती थी, इसलिए वह उसके फीलिंग्स समझ पाई। कंफ्यूज्ड होकर लड़के ने ध्यान दिया कि पास्ट में उसने उससे मूवमेंट टेक्निक्स सिखाने को कहा था। भले ही उसने तब इसे मजाक कहा हो, लेकिन अब वह सच में उसे सिखाने के लिए तैयार थी। उसने उसे एक किताब दी, शैडोलेस सोल फ्लाइट, एक सीक्रेट मैनुअल। यह मार्शल आर्ट, मूवमेंट और मिस्टिकल आर्ट दोनों था और इसमें लोकोमोशन टेक्निक्स की पूरी नॉलेज थी। पेजेस पलटते ही लड़के को इसकी ग्रेटनेस समझ आ गई। वह नहीं जानती थी कि वह इतना कीमती ज्ञान क्यों दे रही है, लेकिन उसे पता था कि वह अपने गोल से कभी पीछे नहीं हटेगा। अब से वह उसे सीनियर सिस्टर कहेगा। स्वीट लुक के साथ उसने बताया कि उसे उस लड़के से सिंपैथी है और वह उसकी केयर करती है। वह खुद को हमेशा एक काइंड पर्सन मानती थी जो दूसरों की मदद करती है। प्रोटैगनिस्ट ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की, हमेशा WI होएन की अफेक्शन को अपने दिल में रखते हुए। वह अपनी स्टांस को सुप्रीम स्पीयर ऑफ द 9 हेवेंस और सोल परस्यूट के बीच बदलता रहा और 5वीं स्टांस तक पहुंचते पहुंचते डेडली लाइटनिंग का इस्तेमाल करने लगा। उसके दिमाग में वह तबाही घूम रही थी जो होएन से लड़ते समय उसके अपने शरीर पर पड़ती। 10 साल से ज्यादा ट्रेनिंग के बाद भी वह उस छोटी सेलेस्टियल डीमन को हरा नहीं पाया था। आखिर में होए ने कहा कि उसे मार्शल आर्ट्स सिखाना उसकी गलती थी और उसने सारी उम्मीद खो दी। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसने जो कुछ भी उसे दिया था सब वापस लेने का फैसला किया। उसके टेंशन को तोड़ने के बाद वह लड़का फिर कभी मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था और पूरी तरह खाली हाथ रह गया। जाते जाते समा ने अपने दोस्त को डेस्परेट होकर पुकारने की कोशिश की। हर कदम उसके शरीर की लिमिट्स को तोड़ रहा था और डर बढ़ता जा रहा था। तभी ली समन एक नाइटमेयर से चौंक कर जाग गया जिसमें वुईजी होएन थी। उसका शरीर पसीने से भीगा था और दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था।
थोड़ी राहत महसूस करते हुए उसने अपने कांपते हाथों को शांत करने की कोशिश की। तभी वह मिस्टीरियस लड़की अचानक सामने देखकर चौंक गया, जो जरूरत से ज्यादा जानती लगती थी। उसने स्कारलेट को ध्यान से देखा, जो उसके सोते समय उसे देख रही। उसने उसके हाल के एक्शंस पर कमेंट किया, खासकर नई प्रोहिबिशंस जोड़ने पर। उसकी नजदीकी उसे अनकंफर्टेबल कर रही और उससे आने वाली बदबू उसकी आंखों तक को चुभ रही। सार्काज़म के साथ उसने ड्रीम्स और हीट की प्रोहिबिशन का मजाक उड़ाया और कहा कि वह मर जाएगा। उसी बदबू से परेशान हो ही रहा था कि डॉग जून आ गया। दोनों वहां उसे मदद करने के लिए थे। कंफ्यूज्ड होकर वह समझ नहीं पाया कि वे अचानक क्यों आए। स्कारलेट ने दोहराया कि वे ली समन की मदद करने आए हैं और म्यूट वुमन ने उन्हें भेजा है। उनके पास मैजिकल मीन्स थे। बैकसॉग की प्लानिंग समझते ही उसे सब साफ हो गया। स्कारलेट ने मैजिकल स्क्रोल्स तैयार किए थे, जिनसे वह स्पेल्स सीख सकता था। स्क्रोल्स होने से मैजिक की दुनिया में सब आसान हो जाता है। आसमान से लीलैक ग्लो फैल रहा था। डैपी जून ने प्रोहिबिशन से होने वाले दर्द के लिए फिजिकल और डायरेक्ट हेल्प दी। लड़का पूरी तरह तैयार था। उसी समय ट्रेनिंग की तैयारी शुरू हुई। स्कारलेट ने 4 तरह की मैजिक टेक्निक्स सिखाई। पहली मेंटल क्लेंजिंग थी, जो नाइटमेयर्स से गंदे हुए दिमाग को साफ करती थी। दूसरी सिंपल मैजिक थी, जो वेट प्रोहिबिशन के दौरान स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती। दिन ढलते ढलते आसमान ऑरेंज हो गया। डॉग जून से लड़ते समय उसने तीसरी मैजिक इस्तेमाल की, जो फटीग रिकवर करती थी, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल लाइफ फोर्स खींच लेती थी। फिर भी उस हेलिश ट्रेनिंग को झेलने के लिए यही रास्ता था। सारी तैयारी के बाद भी ब्लाइंड बूढ़े आदमी के खिलाफ वह 100 सेकंड्स भी नहीं टिक पाया। हीट प्रोहिबिशन अचानक पूरे शरीर में फैल गई। डॉकी ने बॉडी के कुछ पॉइंट्स दबाकर कोल्ड सहने में मदद की। थोड़ी देर में हालत बेहतर हुई। स्वॉर्ड फैंटोम ने मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले ब्लड वेसल्स एक्टिवेट किए। मदद के बाद बूढ़ा आदमी शांति से चला गया और बोला कि उस पहाड़ पर स्पारिंग पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। ली समन ने आभार जताया और समझा कि इतनी मदद के बिना वह कब का मर चुका होता। रिग्रेशन के बाद आसपास के लोग ज्यादा वार्म और हेल्पफुल हो गए थे, जो उसे अजीब लगा क्योंकि यह उसकी पुरानी यादों से मेल नहीं खाता था। चलते समय स्कारलेट ने बूढ़े को बुलाया और वह दूर से ही उसकी बदबू से चिढ़ गया। नहाए बिना कुछ दिन रहने पर ऐसा बर्ताव उसे पसंद नहीं था। दोनों ली समन के बारे में बात करते हैं कि वे उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। मार्शल आर्ट्स के सिवा कुछ न देखने वाला बूढ़ा भी दिल से उसकी केयर कर रहा था और स्कारलेट ने खुद स्क्रोल्स बनाए। सोचने पर दोनों को समझ नहीं आया कि वे उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। बस इतना जानते थे कि उसे देखकर छोड़ नहीं पा रहे थे। इन सब पर सोचते हुए सी ने खुद से कहा कि इस नई जिंदगी में वह बस एक लकी लड़का है। 6 महीने बाद भी जमीन पर्पल मॉस से भरी थी। एक वॉरियर जंगल के बीच अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह थक चुका था, फिर भी वह रुका नहीं। पास खड़ा एक कैरेक्टर उसे लार्वा कहकर चिढ़ाता है और हैरान होता है कि वह इतना टिक गया। वॉरियर घुटनों के बल उसी जगह बैठा रहा और पहले दिन से उसे इग्नोर करता आया था। शायद उसने वॉइस प्रोहिबिशन ले ली थी। आधे साल पूरे होने पर यह कन्वीनियंस के लिए जोड़ी गई थी। सामने वाला बोलता रहा कि उसे लगा था वह और कॉम्प्लिकेटेड प्रोहिबिशंस लेगा। अचानक वॉरियर ने हथियार नीचे रखा। लड़का ध्यान से देखने लगा क्योंकि वह 6 महीने पहले से पूरी तरह अलग था। उसकी इवेजन, स्टेबिलिटी और मूवमेंट्स साफ और प्रिसाइज थीं। बैको से सीखी टेक्निक्स उसके साथ परफेक्टली हार्मोनाइज हो रही। वह सोचता है कि कोई लार्वा भी अगर काफी रेंग ले तो कुछ बन सकता है। हंसते हुए कहता है कि 5 प्रोहिबिशंस के बाद वही कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट एक शब्द पर ध्यान दिए बिना ट्रेनिंग करता रहा। इंट्रिग्यूड होकर सामने वाला फिर देखने लगा और आखिरकार अपना वेपन उठा लिया। डिटर्मिनेशन से उसने पूछा कि उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वह बॉडी लैंग्वेज समझ सकता है। थका हुआ लड़का सोचता है कि शायद उसके पास करने को कुछ और नहीं। वह जानता था कि सामने वाला कमजोर नहीं है, लेकिन माउंटेन के रूल के कारण मार नहीं सकता। फिर भी सामने वाले ने हमला किया। जमीन पर गिरा वॉरियर को चोट का एहसास भी नहीं हुआ। हालात पर हंसते हुए दूसरे ने कहा कि वह लार्वा की तरह रेंग रहा है और कितना दयनीय है। वह परोक्ष रूप से कुछ नुकसान पहुंचा पाया था। अपनी तलवार दिखाते हुए उसने कहा कि लड़का ऐसे काम करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसके हाथ में की स्वॉर्ड है और उसने उसे उकसाया कि वह कभी ऐसी एबिलिटीज हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे जहां पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जबकि दूसरा आसानी से पहुंच सकता है। इतनी रुकावटों के बावजूद प्रोटैगनिस्ट अपना मिशन जारी रखेगा और यही बात दूसरे को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी क्योंकि उसके लिए निराशा का कोई अंत नहीं था। अगर वह खुद को नाकाबिल मानता रहा, उसकी नजर में इतनी मेहनत शायद बेकार थी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अलग तरीके से लड़ सकता था। चाहे कितना भी समय लगे वह लार्वा की तरह धीरे धीरे लड़ता रहेगा। इसलिए दूसरा घमंडी बना रह सकता है क्योंकि एक दिन वह अपना भाला उस आत्मविश्वासी शरीर में घुसा देगा। अपनी क्षमताएं दिखाते हुए भी लड़का अपनी जगह शांत रहा और ज्यादा ताकत लगाकर उसने भाले को पेड़ में गाड़ दिया। बिना शब्दों के भी वह प्रोटैगनिस्ट की हर बात समझ रहा था और उसके सामने वह काफी प्रभावशाली लग रहा था।
अंत में उसने बस इतना कहा कि अगर वह सच में ऐसा मानता है तो वह उस दिन का बेचैनी से इंतजार करेगा। प्रोटैगनिस्ट बीच रास्ते हार नहीं मानेगा और न ही रोएगा। 1 महीने बाद लीसमैन पहाड़ पर 1 साल का प्रैक्टिशनर बन चुका था और नई प्रोहिबिशन चुनने का समय आ गया था। उसने हियरिंग प्रोहिबिशन चुनी जो बहुत यातनादायक थी क्योंकि उसके कान भयानक आवाजों से भर गए जिनकी उसे आदत नहीं थी। 6 प्रोहिबिशंस के साथ वह हर दिन मौत के करीब रहते हुए भी बिना रुके भाला घुमाता रहा। उसकी मूवमेंट्स से वह आसानी से डॉज कर सकता था, स्थिर रह सकता था और वार कर सकता था। उसकी स्किल्स थी सुप्रीम स्पीयर ऑफ द 9 हेवन, मिस्टिक आर्ट्स ऑफ वायोलेट डॉन और शैडोलेस सोल फ्लाइट। इसके अलावा डॉग्बी जून के साथ लड़ाइयों और बकोगो के प्रशिक्षण ने भी उसकी मदद की। सिर्फ स्कारलेट ने ज्यादा मदद नहीं। जैसे जैसे वह मजबूत हुआ उसका शरीर और भारी होता गया। खाने का स्वाद खराब लगने लगा, सपने ज्यादा तीव्र हो गए, ठंड और बढ़ गई और कानों में अंतहीन आवाजें गूंजने लगीं। फिर भी कभी कभी यह सुकून देता था क्योंकि इससे फ्लैम की परेशान करने वाली बातें बंद हो जाती थीं और इस तरह लार्वा की तरह धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता रहा। मूरी से मिलने पर उसने पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है जबकि अगली प्रोहिबिशन जोड़ने में अभी कुछ हफ्ते बाकी थे। उसने प्रैक्टिशनर की ओर मुड़कर उसे परीक्षा पार करने पर बधाई दी। उलझन में वह कुछ समझ नहीं पाया, तभी अचानक फ्लैम उसके सामने आ गया और वह बुरी तरह चौंक गया। मर्सी ने समझाया कि फ्लैम का अस्तित्व ही एक परीक्षा है। तब उसे सब समझ आने लगा कि बैको, स्कारलेट, डॉग्बी जून सब इलाके में सम्मानित और शक्तिशाली लोग बन चुके थे, फिर भी उसने कभी फ्लैम का नाम नहीं सुना था, जबकि इतनी शक्ति वाला कोई व्यक्ति गुमनाम नहीं हो सकता था। असल में फ्लैम सच में मौजूद ही नहीं था। फ्लिन ने बताया कि वह अपनी असाधारण शक्ति से प्रैक्टिशनर्स को निराशा में धकेलने की परीक्षा लेता था और सबसे प्रतिभाशाली लोग भी उसे देखकर टूट जाते थे। अब सब डर कर भाग रहे थे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अलग था। बिना टैलेंट के भी उसने खुद को और कठोर परीक्षा में झोंक दिया और फ्लैम को अपना लक्ष्य बना लिया। यह तरीका लापरवाह था, लेकिन वह उसे निराश नहीं कर सका, इसलिए उसकी यह लापरवाही सही साबित हुई। मर्सी ने चेतावनी दी कि फ्लैम की सच्चाई किसी को न बताए वरना ईश्वर का क्रोध झेलना पड़ेगा। किसी भी हाल में वह पहाड़ पर प्रशिक्षण जारी रखेगा और परीक्षा पार करने का इनाम पहाड़ छोड़ते दिन मिलेगा। अगर लीसमन अपनी आत्मा मर्सी को दे देता तो वह उसे ऐसी शक्ति देती जो 100 साल के प्रशिक्षण से भी न मिलती, लेकिन उसने मना कर दिया और धीरे धीरे रेंगते हुए मेहनत करना चुना। वह एफर्ट शब्द से नफरत करता था क्योंकि चाहे जितनी कोशिश करे वह जीनियसेस के बराबर नहीं पहुंच सकता था, और वह उन लोगों से भी नफरत करता था जो हर फर्क को एफर्ट कहकर टाल देते थे। फिर भी पिछली जिंदगी की हार मानने की आदत के कारण वह एफर्ट से चिपका रहा। इस जीवन में उसे कई सच्चे साथ मिले और अब कोई बहाना नहीं बचा था, इसलिए उसे आगे बढ़ना ही था और अब वह सच में किसी चीज में एफर्ट डाल रहा था। फिर भी उसने कहा कि वह अंत तक टिक पाएगा क्योंकि उसे एफर्ट शब्द बहुत पसंद है। उसकी दृढ़ता देखकर मर्सी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा कि आर्य में कोई संयोग नहीं होता, हर चीज का कारण होता है और आर्या दूसरे संसारों से यात्रियों को बुलाकर एबिलिटीज देती है, लेकिन इसके पीछे का कारण अज्ञात है। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि मर्सी उससे परोक्ष रूप से बात कर रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा कि उसका लौटना किसी आने वाली घटना का संकेत है, इसलिए उसे अपने रिग्रेशन के कारण के योग्य बनना होगा। मुस्कान के साथ बात खत्म की, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। उसने घोषणा की कि यह उसका क्षेत्र है और जो नष्ट नहीं होना चाहता वह चला जाए। तभी दरारों से टुकड़े टूटने लगे और छेद बन गए। समझ न पाकर प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा रहा। मर्सी ने उसे तुरंत लौटने को कहा क्योंकि समय बर्बाद करने का मौका नहीं था और बोलने से पहले ही उसे भेज दिया। उसे यकीन नहीं था कि लीसमन सब रोक पाएगा या नहीं और उसे अंतिम डेस्टिनी समझनी होगी। कुछ दिनों बाद छठी चुनी गई प्रोहिबिशन स्मेल थी और स्कारलेट के सिर से आती गंध उसके नाक को लगातार परेशान कर रही थी। शायद उसे स्मेल नहीं चुननी चाहिए थी। रहस्यमय माहौल वाली एक महिला उसके पास आई और सख्त प्रोहिबिशन के साथ शक्ति भी बढ़ रही। मतली और उल्टी के बावजूद वह ठीक था। बैको के पास पहले ही टेस्ट और हियरिंग प्रोहिबिशंस थीं और बिखरी इंद्रियों का दर्द था। उसके लिए यह पहले से भी भयानक अनुभव था। उसने कहा कि वह जल्द ही पहाड़ छोड़ने वाली है। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। सच में बैको को इतनी पीड़ा की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जीनियसेस में गिनी जाती थी और 2 साल में उसने अपना लक्ष्य पा लिया था। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा क्या वह सच में जा रही है और उसने हाँ कहा। वह खुद अभी कुछ समय और रुकेगा। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन उसे यकीन था कि वे फिर मिलेंगे। उसने देखा कि पहले का छोटा लड़का अब काफी मजबूत हो चुका है। फिर भी उसके जाने के बाद वह खुद को और धकेलते हुए मर भी सकता है, इसलिए उसने शैडोलेस सोल फ्लाइट सिखाने के लिए थोड़ा और रुकने का सोचा। लीसमैन ने कहा कि वह
उसके बिना भी ठीक रहेगा क्योंकि बकोगो की वजह से वह दर्द सहना सीख चुका है और न्यूमिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर वह न होती तो वह उस पल जिंदा नहीं होता। अपने दोस्त की कृतज्ञता समझते ही उसके चेहरे पर खुशी और हल्की मुस्कान आ गई। पास आकर उसने स्नेह दिखाने के लिए उसे गले लगा लिया। इस अचानक जेस्चर से प्रोटैगनिस्ट थोड़ा असहज हो गया, लेकिन अपना कठोर पक्ष छोड़ते हुए उसका भाव नरम पड़ा और उसने उस सच्चे आलिंगन को खुशी से स्वीकार कर लिया। जंगल शांत था और हवा पेड़ों को हिला रही। थोड़ा पीछे हटकर बैक्सो ने कहा कि वह अब तक मिला सबसे मजबूत इंसान है। प्रोटैगनिस्ट को और करीब से जानकर उसे लगा कि वह दूसरों की तरह पूरी तरह निराश नहीं है। इस पर उसने कहा कि वह बार बार डिस्पेयर में गिरा लेकिन हर बार वापस उठा। यह सुनकर वह प्रभावित हुई और बोली कि वह वाकई अद्भुत है, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसने भी फ्लेम्स का सामना करना छोड़ दिया। अंत में उसे ध्यान से देखते हुए उसने सच्चे मन से कहा कि कोई मरे नहीं। जवाब में प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वह कभी नहीं मरेगा। बैक्सोगो के अलावा डॉग्बी, जून और स्कारलेट भी पहाड़ छोड़ गए। बहुत समय बाद उसने अकेलेपन का एहसास किया। पिछली जिंदगी के शुरुआती दिनों की सावधानी याद करते हुए उसे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि इंसान अकेले नहीं जी सकते। उनके बिना वह आज जिंदा नहीं होता। वहीं खड़े होकर उसने आकाश में एक रोशनी को ध्यान से देखा। उसके दिल में कुछ बदल चुका था और एक अदृश्य दीवार टूट गई थी। उस पल न कोई गंध थी, न वजन, न शोर। फ्रीबैन का एहसास क्षणिक था, लेकिन अनंत जैसा लगा और रोज का दृश्य भी अलग लग रहा था। जैसे प्रोटैगनिस्ट बदला था, वैसे ही दुनिया भी बदल गई थी। गर्मी के आगमन के साथ सिकेडास की आवाजें गूंजने लगीं। 7 साल बाद बकोबो डंजन में वुइजी होयन से मिलेगा और उसके हाथों मारा जाएगा। बकोबो की काइंडनेस चुकाने के लिए वह ऐसा होने से रोकेगा। एक लात मारकर उसने सीधे कीड़े पर वार किया, फिर भी सिकेडा बच निकला। सिकेडा लार्वा 10 साल जमीन में दबी रहती है, तब जाकर सिकेडा बनती है। तो अगर उसके पास आपदा रोकने के लिए 7 साल हैं, तो वह बहुत मजबूत बने या नहीं। फिर भी उसने ठान लिया कि ऐसा नहीं होने देगा। उसकी मार्शल आर्ट्स रोज बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी काफी नहीं थी। उसे और चाहिए था, इसलिए उसने इंटेंसिटी बढ़ा दी और सोना तक छोड़ दिया। बिना देखे चल पाने का रहस्य कुछ खास नहीं था, बल्कि बाकी सेंसेस को तेज करना और आसपास की जमीन याद रखना था, ताकि साइट प्रोहिबिशन सह सके। दुनिया अंधेरी हो गई और ली समन के लिए सिर्फ टच ही सहारा बचा। एक हफ्ते बाद वह धीरे धीरे चलने लगा और अंधेरी दुनिया में सिर्फ आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ समय बाद वे आवाजें सिकेडास के गीत जैसी लगने लगीं। उसी ध्वनि में समय का एहसास खोकर वह बस भाला घुमाता रहा। उसका शरीर अपने आप मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करने लगा और वह और सोचने लगा। लार्वा बनकर वह सिकेडा बनना चाहता था। जमीन पर थोड़ी देर गाने के बाद वे सिकेडा बनने की चाह रखते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए यह काफी नहीं था, क्योंकि वह और चाहता था। उलझन में वह नहीं जान पाया कि वह क्या बनना चाहता है या उसके रिग्रेशन का कारण क्या है। मौसम बदला और हवा का तापमान त्वचा पर अलग महसूस हुआ, लेकिन उसकी दिनचर्या वही रही और वह बस भाला घुमाता रहा। समय के साथ वह अंधेरी दुनिया का आदी हो गया। अपने स्थान पर उसे बुलाया गया और ली समन ने ट्रायल रोकने की इच्छा जताई। हड़बड़ाकर उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया, क्योंकि मर्सी ने इतने समय बाद उसकी सेंसेस लौटा दी थीं। अब वह देख सकता था और बदबू व शोर खत्म हो चुके थे। उसका शरीर हल्का था और ठंड भी चली गई थी। फिर भी लड़की उसे देखती रही और सोचती रही कि उसे इनाम कैसे दे। कई लोग 3 साल पहाड़ पर रहकर प्रोहिबिशन सहते हुए असाधारण प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कई जोश में आकर मर जाते हैं या हार मान लेते हैं। इसलिए उसे ऐसा व्यक्ति मिलना खुशी की बात थी और वह स्पेशल गिफ्ट का हकदार था। पूरी शांति से मर्सी ने पूछा कि वह क्या चाहता है। उत्साहित होकर उसने लूज ब्राई की तरह लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन बात वैसी नहीं। सोचकर उसे लगा कि समय कम है और उसे और मजबूत होना होगा। जोश में उसने कहा कि वह बहुत शक्तिशाली बनना चाहता है, भले ही वह पूरी तरह निश्चित न हो। उसने पूछा क्या मर्सी उसे वह दे सकती है। लड़की ने सोचकर कहा कि उसे समय चाहिए और यह जानकर वह चौंक गया कि वह उसे समय दे सकती है। उसके शरीर पर एक निशान बनाकर उसे डेना को दिखाने को कहा, जो ड्रामा में इंतजार करेगा। डेना समय का देवता है और उसकी परीक्षा मर्सी से भी कठिन होगी। अंत में सब कुछ प्रोटैगनिस्ट पर निर्भर करेगा, जिसे खतरनाक डेस्टिनी का सामना करना है। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसे सब जैसा है वैसा ही पसंद है। 3 साल पहाड़ पर सहने के इनाम के लिए सब तय हो चुका था। खुशी से उसने कहा कि मर्सी बहुत उदार देवी है। इनाम लाते हुए उसने उसके सामने सूट और टाई पहने एक आदमी को खड़ा किया, जो अरबजा का नेगोशिएटर नेविल था, और वह प्रोटैगनिस्ट से मिलकर खुश हुआ। उसने पूछा क्या यह नया मेंबर उसकी रिकमेंडेशन है, और कहा कि वह अभी निश्चित नहीं है कि लड़का योग्य है या नहीं। मर्सी के कहने पर उसने ध्यान से देखा और माफी मांगी, क्योंकि लड़का बेहद योग्य था। उसने सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स का स्तर देखा था और उसकी उम्र में यह स्तर कहीं भी सम्मान पाएगा। फिर उन्होंने अरबजा गिल्ड के बारे में बात की, जो डील्स, रिक्वेस्ट्स
ऑक्शंस और इन्फॉर्मेशन की ब्रोकरेज में माहिर थी और क्लाइंट्स को जो चाहिए वह दिला सकती थी। जिज्ञासा से वॉरियर ने एलिक्सर्स और मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स के बारे में पूछा और पुष्टि हुई कि उनके पास शेइलिन का ग्रेट हीलिंग एलिक्सर और माउंट हिज लीग की चेरी ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक भी है। अरबजा ऐसे रेयर आइटम्स की नेगोशिएशन में विशेषज्ञ थी। मर्सी मेंबर नहीं थी लेकिन कभी कभी सामान खरीद लेती। देवता को क्लाइंट बनाकर गिल्ड चलना अजीब था। नेविल ने हाथ बढ़ाकर पूछा क्या वह गिल्ड ज्वाइन करेगा और खोने को कुछ न होने से वॉरियर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने नीचे साइन करने के लिए कागज दिया और अब वह अरब ब्राइजा का ऑफिशियल मेंबर बन गया। उंगलियां चटकाते ही नेविल ने उसे हाउस गिफ्ट दिया जिससे उसकी अपीयरेंस पूरी तरह बदल गई और नए कपड़ों व मॉडर्न हेयर कट के साथ वह ज्यादा सलीकेदार लगने लगा। नेविल विदा लेकर चला गया और सवाल होने पर मिलने को कहा। मर्सी ने पूछा क्या उसे गिफ्ट पसंद आया और उसने कहा कि वह संतुष्ट है क्योंकि अरबिजा का मेंबर बनना बड़ी उपलब्धि थी। प्रोटैगनिस्ट ने बताया कि उसकी पहली मंजिल बेहर होगी लेकिन देवी ने उसे उसके ऑब्जेक्टिव्स याद दिलाए और कहा कि जो बात उसने खुद से कहते हुए कही थी उसे न भूले। चलते हुए उसे याद आया कि रिग्रेशन का एक कारण है। सोच में डूबे होने से उसे आसपास आते खतरनाक जानवरों का एहसास नहीं हुआ लेकिन मॉन्स्टर्स सामने होने पर भी उसने डिस्पेयर नहीं दिखाया क्योंकि वह यह समझना चाहता था कि क्या संयोग नहीं है। दुश्मनों से लड़ते हुए वह यह जानना चाहता था कि इन घटनाओं की योजना किसने बनाई थी। हथियार लेकर आगे बढ़ते हुए उसने फिलहाल इन विचारों को एक तरफ रख दिया। पहाड़ों में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वह एक पीक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था और भले ही उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी लेकिन उस उम्र में इस स्तर तक पहुंचना असाधारण था। लोग उसे जीनियस समझ सकते थे लेकिन वह जानता था कि यह सब ब्लेसिंग्स और लगातार बाधाओं को पार करने से संभव हुआ था। उसका लक्ष्य अपनी तयशुदा मुलाकातों का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा मजबूत बनना था। दुश्मनों को हराने के बाद वह बहर की ओर बढ़ गया और मुस्कुराते हुए उसने तय किया कि वह मर्सनरी बनेगा। देवनार्क नाम की मैजिकल आर्मो बहर के पास ब्लैक मेज के डंजन में मिली थी जिसे संयोग से एक रैंक सी मर्सनरी ने खोजा था। डेवमार्क आर्मोर की क्षमता बेहद शानदार थी क्योंकि रैंक सी मर्सनरी दूसरे और तीसरे स्तर के बीच से सीधे पीक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता था और अगर कोई पीक मार्शल आर्टिस्ट इसे पहन ले तो वह सुप्रीम पीक तक भी पहुंच सकता था। भले ही वह पहाड़ पर और आगे बढ़ सकता था लेकिन वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। 1.5 साल में ब्लैक मेज का डंजन साफ हो जाएगा और तब तक बहर में उसे खुद को एक मर्सनरी के रूप में स्थापित करना था। बेहिंद्र के मर्सनरी गिल्ड में पहुंचकर उसने अपनी बात रखी लेकिन सामने खड़े बारटेंडर को समझ नहीं आया कि वह यह कहानी क्यों सुना रहा है। मर्सनरी बनने के लिए उसे ऊपर जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करनी। वहां खाना खा रहा एक ग्राहक उस लड़के पर हंस पड़ा जो मर्सनरी बनना चाहता था और कांटा हाथ में लिए कुछ समझ ही नहीं पाया। अचानक कांटा लड़के के हाथ में था और ग्राहक उसे ढूंढने लगा। अपनी स्किल दिखाकर बारटेंडर समझ गया कि वह पीक मार्शल आर्टिस्ट है। उसने माफी मांगते हुए बैठने को कहा और आसपास लोग जमा होने लगे। दोनों बैठ गए और बारटेंडर ने अपना परिचय मेज बैरन के रूप में दिया जो बिहाजर ब्रांच का हेड था। उसने बताया कि वह शौक से नीचे बारटेंडर का काम करता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट इससे प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि पिछली जिंदगी में बहर ही उसकी पहली मर्सनरी जॉब की जगह थी। कागज देखते हुए बैरन ने कहा कि पीक मार्शल आर्टिस्ट को आमतौर पर सीधे मर्सनरी रैंक मिल जाता है लेकिन उसे पता था कि सामने खड़ा लड़का युवा और अनुभवहीन है जिसने सिर्फ पहाड़ों में ट्रेनिंग की है। गिल्ड को वॉरियर चाहिए था इसलिए उसकी स्किल की परीक्षा जरूरी थी। बारटेंडर ने एक उपयुक्त मिशन तय किया जो एक और रैंक्ड मर्सनरी के साथ होगा और अगर वह इसे पूरा कर ले तो उसे मर्सनरी रैंक मिल जाएगा। अगले ही दिन मिशन शुरू हो गया और साथ ही मर्सनरी को लगा कि यह लड़का काफी अनोइंग है क्योंकि ज्यादा बोलता नहीं है। उसे लगा था कि गिल्ड में कांटा चुराने वाला यह लड़का मजाकिया होगा लेकिन वह गलत साबित हुआ। उसकी बातों पर लड़के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी फिर भी उसने माना कि वह लोकप्रिय होगा। उस आदमी का नाम LWD था जो गिल्ड का एस रैंक मर्सनरी था और पिछली जिंदगी में संपर्क न होने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट उसका नाम जानता था। वही इस मिशन का टीममेट था और शायद उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। जिज्ञासा से LWD ने पूछा कि क्या उसने कभी ओगर से लड़ाई की है और गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा कि नहीं। ओगर इलाके के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स में होते हैं जिनकी स्किन स्टील जैसी सख्त और मैजिक रेजिस्टेंस होती है। मिशन था गांव के पास जंगल में दिखे ओगर को काबू करना। चलते हुए LWD ने कहा कि 2 एस रैंक ओगर के लिए काफी हैं लेकिन जंगल कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि ओगर के लिए बहुत छोटा था। उलझन में प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है तो उसने समझाया कि ओगर कम से कम 3 मीटर और बड़े 5 मीटर तक होते हैं जिन्हें बहुत खाना चाहिए। इतने छोटे जंगल में उनका पेट भरना मुश्किल है। तभी प्रोटैगनिस्ट ने उसे रुकने को कहा और घबराकर LWD यह समझने लगा कि वह क्या देख रहा है। जमीन पर एक हिरन पूरी तरह फटा हुआ पड़ा था जिसे ओगर ने मारा हो सकता था लेकिन खाने के कोई निशान नहीं थे।
कोई गंध न मिलने पर एलडब्ल्यूडी ने कहा कि मामला अजीब है। तभी दोनों ने अजीब आवाजें सुनी और कुछ तेजी से उनकी ओर आया। दोनों ने डिफेंसिव गियर संभाला और एक दूसरे को देखकर तैयार हो गए। गुस्से में हथियार निकालकर आगे बढ़े तो एक विशाल प्राणी सब कुछ तोड़ता हुआ दिखाई दिया। वे जड़ हो गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। घबराकर एलडब्ल्यूडी ने कहा कि यह सुनी हुई बातों से बिल्कुल अलग है और संभाल न पाने पर उसे भागना ही सही लगा। उस मॉन्स्टर के बड़े पंजे और बेहद ताकतवर शरीर थे और वह मॉडिफाइड काइमेरा ओगर था। काइमेरा एक मैजिकल क्रीचर होता है जो अंतिम स्पीशीज बनने के लिए बनाया जाता है और अलग अलग स्पीशीज मिलाकर सीमाएं तोड़ी जाती हैं। इसलिए रैंक एफ गॉब्लिन पर आधारित काइमेरा भी कम से कम रैंक बी खतरा बन जाता है और ओगर बेस होने से स्थिति और खतरनाक थी जिसे एस रैंक मर्सनरी भी संभाल नहीं सकते थे। शांत लेकिन ठंडे मन से प्रोटैगनिस्ट को थोड़ी घबराहट हुई जबकि वह दानव पेड़ तोड़ता रहा। मलबा उड़ता रहा लेकिन समन ने तय किया कि वह भागेगा नहीं। अचानक ओगर उस पर झपटा और उसका मुक्का चेहरे के बेहद पास आ गया। लो भागते हुए उसे चेतावनी देता रहा लेकिन विशाल हाथ आता देख प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह सतर्क हो गया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने छलांग लगाई और वार से बच गया। उसने शैडोलेस सोल फ्लाइट को अनट्रेसेबल स्टेप्स के साथ इस्तेमाल किया। उसकी हिम्मत देखकर एलडब्ल्यूडी पेड़ के पीछे से सब देखता रहा और हैरान था कि वह इतनी तेजी से कैसे हिला। उसे याद आया कि यह मर्सी का पहाड़ नहीं था और वेट प्रोहिबिशन यहाँ नहीं था, इसलिए वह आसानी से लड़ सकता था। उसकी दूसरी चाल फिर शैडोलेस सोल फ्लाइट और शैडो डांस का मेल थी। वह दानव के शरीर पर चढ़ा और सुप्रीम स्पीयर ऑफ द नाइन हेवंस का इस्तेमाल करते हुए सोल चेसिंग किलिंग ब्लो मारा। तभी उसे एहसास हुआ कि ओगर की स्किन लगभग भेदी नहीं जा सकती और पूरी ताकत से वार करना भी मुश्किल था कि स्वॉर्ड से किया गया हमला भी खरोंच तक नहीं छोड़ पाया। यह समझकर कि इनाम साधारण ओगर जितना ही मिलेगा, एलडब्ल्यूडी को लगा कि यह इसके लायक नहीं है, लेकिन भागने में देर हो चुकी थी इसलिए उसने मदद करने का सोचा। तभी एक साउंड मैसेज मिला कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और वह वहीं रुक गया। प्रोटैगनिस्ट अपने दुश्मन के आकार को जानता था लेकिन वह नहीं चाहता था कि मर्सनरी पास आए और साउंड ट्रांसमिशन सुनकर एलडब्ल्यूडी को याद आया कि इस लड़के ने पहले कभी ओगर से लड़ाई नहीं की। नायक को पूरी तरह पता था कि वह किसका सामना कर रहा है। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि तलवार से कोई चोट क्यों नहीं लग रही, लेकिन उसे यकीन था कि लीसा मानोई इस काइमेरा को हरा सकती थी। हथियार हाथ में लेकर उसने नाइन हेवंस की सुप्रीम स्पीयर टेक्निक को लाइटनिंग स्प्लिटिंग अटैक के साथ इस्तेमाल किया और उसी पल प्राणी ने हमले का पूरा असर झेला। तलवार खींचने के बाद भी ओगर वैसे ही डरावना खड़ा रहा। यह देखकर लुड़ और ज्यादा घबरा गया क्योंकि कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था और उसे लगने लगा कि वह कुछ भी करे बेकार है। लेकिन समन ने हार नहीं मानी और अपना हथियार पकड़े रहा। राक्षस की नजरों में साफ बेचैनी दिख रही। एक बार फिर वह हथियार पास लाया और छलांग लगाकर प्राणी के ऊपर पहुंच गया। उसका लक्ष्य उसकी आंखें थीं जो उसकी खाल जितनी सख्त नहीं लग रही। जब तलवार ने बेहद सटीकता से उसकी एक आंख पर वार किया तो प्राणी ने दर्द महसूस किया। रेड थ्रेड से ध्यान भटकाकर उसने ओगर की सबसे कमजोर जगह पर हमला किया। उम्र में छोटा होने के बावजूद वह कुशलता से लड़ रहा था। प्राणी ने दर्द देने वाली चीज को अपने शरीर से खींचकर बाहर निकाल दिया। यह समझते ही कि भाले का हिस्सा दुश्मन के अंदर घुस चुका है, उसने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। तभी कुछ अजीब हुआ और घायल आंख अचानक पूरी तरह ठीक हो गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि दुश्मन के पास रिजनरेशन की ताकत है क्योंकि यह काइमेरा ट्रोल्स से बना था। जीत की संभावना और दूर होती दिखी। सोच में डूबा समन रास्ता ढूंढ ही रहा था कि काइमेरा अगला हमला करने की तैयारी कर चुका था। बेबस लुड़ ने चिल्लाकर चेतावनी दी लेकिन योद्धा अपनी जगह डटा रहा। बकोगो को याद करते हुए उसे पता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और वह यहाँ मर नहीं सकता। भाले को चलाने की 3 बुनियादी चीजें उसने रोज अभ्यास से अपने अंदर उतारी थीं। जैसे ही प्राणी पास आया उसे वुइजी होयन और कड़ी ट्रेनिंग याद आई और उसने भाले को दुश्मन के हाथों की ओर साधा। उसे समझ आ गया कि अब मेहनत का फल लेने का समय है। बिना वक्त गवाए उसने वही किया जो जरूरी था। काइमेरा अब भी बिना खरोंच के खड़ा था और दौड़ता हुआ दुश्मन पर झपटा। हथियार उठाकर उसने सही निशाना पहचाना और भाले को घुमाकर हमले से निकल गया। एक झटके में वह विशाल पंजों के पास पहुंच गया और अब उसके पास पूरा कंट्रोल था। इस दौरान मर्सनरी एलडब्ल्यूडी उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। एक सटीक वार से लड़के ने प्राणी को भ्रमित कर दिया और पूरी ताकत से स्लैशिंग अटैक्स शुरू किए। संतुलन संभालते दुश्मन के बीचली समन ने भाले से काइमेरा के पैर पर वार किया। उसी पल उसे लगा कि वह खुद भी लगा है और दर्द से प्राणी की सिलाई वाली आवाज चीख उठी। जैसा सोचा था उसके जॉइंट्स कमजोर थे। जब उसने आगे बढ़कर पकड़ने की कोशिश की तो लड़का पहले से तैयार था।
उलझन में प्राणी ने सटीक वार करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। वह सोचने लगा कि टूटा जॉइंट ठीक होने में कितना वक्त लेगा, पर समय नहीं था, इसलिए उसने फिर हमला किया। जोर से भाला टूट गया, फिर भी वह वार सफल रहा और दुश्मन एक घुटने पर आ गिरा। भाला शरीर में फंसा होने से वह रिजनरेट नहीं कर पा रहा था। सही वार का एहसास होते ही ली समन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाथ में बचे हथियार से उसने प्राणी के हाथ पर हमला किया, जिससे उसके पैर और दाहिना हाथ बेकार हो गया। दर्द से काइमेरा ने एक हाथ जमीन पर टिका लिया, यह समझकर कि बस एक आखिरी वार चाहिए। उसने 9 हेवेंस की सुप्रीम स्पीयर समन स्टाइल को लाइटनिंग स्प्लिटिंग स्ट्राइक के साथ चलाया और पूरी सटीकता से वार किया। बुरी तरह घायल काइमेरा खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर भी बचे हाथ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था। उसे एहसास हुआ कि पहाड़ छोड़ने के बाद वह कितना तेज हो गया है। उसे माउंट मर्सी की तरह सिकेडास की आवाज सुनाई दी और वह समझ गया कि वह सिकेडा नहीं बनना चाहता, क्योंकि पहाड़ पर वह सिर्फ लावी था। इनुई ने इतनी ट्रेनिंग बेकार बनने के लिए नहीं की थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि वह क्या बनना चाहता है। उसी पल उसने काइमेरा की आंखों पर अंतिम वार किया और वह जमीन पर गिर पड़ा। हथियार थामे उसे लगा कि पिछले जीवन के बाद वह पछतावा नहीं चाहता और अपने अंतिम भाग्य की ओर आगे बढ़ता रहेगा। पूरा दृश्य देखकर मर्सनरी एलडब्ल्यू सन्न रह गया। गुस्से में लड़के ने हथियार दुश्मन में उतार दिया और उसकी ताकत देखकर पूछा कि वह आखिर है क्या। थकान भरे चेहरे और जख्मी हाथों को देखकर खुद लड़का भी जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसे पता था कि वह लावी नहीं है। लो उसकी बात नहीं समझ पाया और उसे रोचक इंसान मान लिया। जमीन पर एक सिकेडा दिखी और योद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ जाना कि उसका गीत रुक गया है। बारटेंडर सब देखकर भी उलझन में था। जायंट काइमेरा को देखते हुए मर्सनरी ल्यूड ने पूरी कहानी बताई। काइमेरा ओगर को हराना एसएस रैंक का कारनामा था, लेकिन तुरंत वह रैंक देना संभव नहीं था, इसलिए वह एस रैंक से संतुष्ट रहा। सब्जुगेशन रिवॉर्ड में 27 मिलियन और एस रैंक इंसिग्निया मिला। बॉडी देने पर 20 मिलियन और मिले। कुल 47 मिलियन योद्धा को मिले। सड़कों पर चलते हुए उसे जीत का एहसास हुआ, क्योंकि पिछले जीवन में उसे ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन ही मिला था। इतनी रकम का क्या करे सोचते हुए उसने हथियार देखकर एक शानदार आइडिया सोचा। बाद में बातचीत में बारटेंडर ने डिटेल्स पूछी और स्टाफ से सिर छूते ही जंगल का पूरा दृश्य देख लिया। हैरानी और प्रशंसा के साथ एलडब्ल्यूडी ने कहा कि लड़का एसएस रैंक का हकदार है और जियोन जरूर इसमें रुचि लेगा। इसी बीच नायक थोड़ी अंधेरी जगह पर खड़ा था और उसकी आवाज ने नेविल को पुकारा। अचानक वह आदमी उसके सामने आ गया और समन को देखकर खुशी जताने के बाद उसने पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। नायक को कभी हथियारों का खास शौक नहीं रहा था और वह हमेशा किसी भी चीज से वार करने का आदी था, लेकिन ओगर से लड़ते वक्त उसे लगा कि अगर उसके पास बेहतर हथियार होता तो लड़ाई आसान होती। वह फिर कभी ऐसी हालत में नहीं पड़ना चाहता था जहां हथियार उसकी सबसे बड़ी पछतावा बन जाए, इसलिए उसे एक अच्छा हथियार चाहिए था। तब उससे उसकी पसंद और खर्च पूछी गई। उसने 47 मिलियन देने की पेशकश की और कहा कि अगर वक्त लगे तो भी वह हथियार बनवाना चाहता है, लेकिन यह रकम काफी नहीं थी, क्योंकि अरब्रिसो के तहत काम करने वाले सभी ब्लैकस्मिथ फर्स्ट क्लास थे और बहुत महंगे थे। नोल ने सुझाव दिया कि वह अपनी सोल को कोलाट्रल रख दे, चाहे इंटरेस्ट ज्यादा हो, लेकिन ली समन को यह पसंद नहीं आया और उसने दूसरा रास्ता पूछा। हालात देखकर उस आदमी ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता है जो हथियार दिलाने में मदद करे। नायक के हामी भरते ही उसने उंगली ऊपर उठाई और उसकी इंडेक्स फिंगर से काली रोशनी की किरण निकली। अचानक नायक के सामने कुछ प्रकट हुआ और वह आदमी कहकर चला गया कि अब वे दोनों यही बात करें। यह समझे बिना कि क्या हुआ, वह उस एजेंट की स्पेस स्टीयरिंग एबिलिटी को समझने लगा। दूसरी ओर से एक आवाज आई जिसने कहा कि लड़का तो बस बच्चा है, और सेल्जुरस ने अपना परिचय दिया। उसने लड़के से कहा कि ध्यान भटकाने के बजाय रिफ्ट में आए। पास से देखने पर वह डार्क एल्फ निकली। उसके स्पेस में प्रवेश कर नायक ने अपना नाम बताया और कहा कि वह स्पीयर बनवाना चाहता है। अपना हथियार देते हुए उसने वैसा ही कुछ चाहने की बात कही। एल्फ ने ध्यान से देखा और बताया कि यह सेंट्रल प्लेन स्टाइल स्पीयर है और पूछा कि वह कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। यह सुनकर वह उलझ गया, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए टेक्निक्स दिखाना टबू होता है, लेकिन उसने समझाया कि सही स्पीयर बनाने के लिए स्टाइल देखना जरूरी है, क्योंकि उसी से डिटेल्स बदलती हैं। एल्फ ने इसे जरूरी बताया और झुंझलाकर सोचा कि वह बस एक बच्चा है। वह 400 साल की थी और 350 साल से ब्लैकस्मिथ थी, क्योंकि उसे हैमरिंग पसंद था, भले ही उसमें नेचुरल टैलेंट न हो। नायक इस सब से उलझा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि उसे अपने स्किल्स पर ड्वार्फ से कम भरोसा नहीं है। यह सुनकर नायक को अपना अतीत याद आया और उसे लगा कि दोनों एक जैसे हैं। अचानक उसे समझ नहीं आया कि वह यह सब एक बच्चे से क्यों कह रही है, इसलिए उसने उसे ड्वार्फ्स के पास जाने को कहा, लेकिन ली समन ने अपना मार्शल स्टाइल दिखाने की ठान ली। इतनी जल्दी राजी होते देख एल्फ को अजीब लगा और लड़के ने कहा कि 350 साल का अनुभव सुनकर उसे भरोसा हो गया। आमने सामने एल्फ के पास शब्द नहीं थे और हंसते हुए
उसने कहा कि वह बहुत भोला है जो इतनी जल्दी भरोसा कर लेता है। फिर भी लड़का डरा नहीं। पीठ घुमाते हुए एल्फ ने माना कि वह बातों में अच्छा है और अचानक उसने मन बदल लिया क्योंकि उसे वह पसंद आ गया था और उसने तय किया कि वह उसकी रकम से भी बेहतर हथियार बनाएगी। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि वह उसका रेगुलर कस्टमर बन सकता है। हथियार बनने में कुछ महीने लगेंगे इसलिए नायक को इंतजार करना था। कमरे में बैठकर उसने ध्यान लगाया क्योंकि चिमरा ओगर से लड़ाई मार्शल पीक पर सुप्रीम मास्टर बनने के बाद उसकी पहली असली लड़ाई थी और अब उसे सब समझना था। विजी होए के अनुसार उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस एक टैलेंट थी जो पहाड़ों की ट्रेनिंग से सिक्स्थ सेंस बन गई थी और लड़ाई के दौरान वही उसे बिना सोचे शरीर हिलाने दे रही। यह ताकतवर थी लेकिन उस पर ही निर्भर रहना सही नहीं था क्योंकि बाकी सेंसेस में इम्बैलेंस था और अगर उसने उन्हें सुधारा नहीं तो हालात बिगड़ सकते थे। उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसे पलटना मुश्किल होगा। मर्सनरी गिल्ड में शांति थी और बोतलें जमाते हुए बारटेंडर ने अगला ऑर्डर पूछा। ली सनमैन ने चिमरा ओगर की बॉडी के बारे में पूछा क्योंकि चिमरा का मतलब था कि किसी ने उसे बनाया है। बारटेंडर ने बताया कि वह मेज गिल्ड के साथ जांच कर रहा है। उसके पिछले जीवन में कोई चिमरा ओगर नहीं मिला था, शायद इसलिए कि गिल्ड हार गया था या रिक्वेस्ट किसी ने ली नहीं थी। हालात से लगता था कि डंजन मास्टर 6 महीने बाद सामने आता। शायद पहले उसने चिमरा निकाला था लेकिन अब भविष्य बदल सकता था। बेहर मेज गिल्ड में उसका स्वागत हुआ और एक मेज ने स्पेल्स डालते हुए खुद को डार्क मेज किम जोंगन बताया। वही चिमरा की जांच कर रहा था और ली समन ने कहा कि वही उसे मारने वाला है। यह जानकर कि लड़का कोरियन है उसने पोर्टल क्राइसिस के बारे में पूछा लेकिन बात छोड़कर वह खुश हुआ कि कोई और कोरियन मिला है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा कि खुशी की और वजह भी है पर अभी नहीं बताएगा। लड़के ने चिमरा की बॉडी देखने की बात कही क्योंकि डेमर आमो के लिए जानकारी चाहिए थी। मेज ने बताया कि क्रीचर पूरी तरह मरा नहीं था इसलिए सारी डिटेल्स नहीं मिल पाई और उसे बनाने वाला डार्क मेज शायद ग्रेट मेज रैंक का था। उसका मुंह सिला हुआ था और उसे जबरदस्त तबूक के साथ परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए बनाया गया था। यह सुनते ही उसके दिमाग में आधी कटी लाश का दृश्य आया और वह चुप हो गया। मेज ने देखा कि वह सिंथेटिक मॉन्स्टर्स में रुचि नहीं ले रहा और फिर पिछली बात पर लौटते हुए किम जोंगन ने भरोसे से कहा कि नायक की कैजुअलिटी पूरी तरह गड़बड़ है क्योंकि एक डार्क मेज किसी की सोल तक खोल सकता है। सलाह देते हुए वह योद्धा के पास आया और बोला कि अगर वह उसकी जगह होता तो या तो निराशा में डूब जाता या पागल हो जाता। जिज्ञासा से उसने पूछा कि क्या लड़का समझ पा रहा है। ली समन ने सादा सा कहा कि मरने के बाद उसे हमेशा के लिए कष्ट सहना पड़ेगा। यह सुनकर मेज ने पूछा कि उसकी कैजुअलिटी इतनी बिगड़ी हुई क्यों है, लेकिन उसे स्थिति पर शक हुआ और उसने कुछ बताने से मना कर दिया। लड़के का भरोसा जीतने के लिए मेज ने मना ओथ लेने का फैसला किया कि वह इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेगा। जब वह तैयारी कर रहा था तो लड़का पूरी तरह उलझा हुआ था। मेज इतना आगे जाने को तैयार था तो शायद यह अच्छा मौका था। आखिरकार उसने बताया कि वह एक रिग्रेसर है जो मरने के बाद अतीत में लौटा है और मूल नियमों को तोड़कर तथा बहुत ज्यादा कर्मा इकट्ठा करने से उसकी कैजुअलिटी बुरी तरह बिगड़ गई है। इसके बाद मेज ने एक और बात बताने का निश्चय किया और लड़का बेचैनी से उसके शब्दों का इंतजार करने लगा। आदमी ने कहना शुरू किया कि वह बहुत अजीब है और सिर्फ उसकी कैजुअलिटी ही नहीं बल्कि वह खुद भी बिगड़ा हुआ है। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही शब्द पूरे स्थान में गूंज गए और ली समन के कानों में दर्द हुआ। मेज समझ गया कि वह आगे कुछ नहीं कह सकता और लड़के को कुछ भी बताना असंभव है। वह पूरी तरह उलझ गया क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी मौत हो जाएगी। किम जोंगन का चेहरा उसके बोले गए शब्दों से खून से भर गया और वह समझ गया कि अब लड़के की जिंदगी उसके हाथ में नहीं है। यह सब सुनकर लड़का स्तब्ध रह गया और समझ नहीं पाया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। माफी मांगते हुए मेज ने कहा कि वह कुछ नहीं बता सकता और उसे किसी और समय आने को कहा। बिना समझे कि क्या हुआ समन बहुत भ्रमित था। उसी पल उसे मर्सी के साथ हुई वह घटना याद आई जब वह अपने क्षेत्र में घुसने वालों को खत्म कर देती थी। वह मुड़कर जाने लगा तभी किसी ने उसे पुकारा। पलटकर देखा तो एक औरत खड़ी थी जो पास आकर बोली कि वह उसे मर्सी के पहाड़ों से पहचानती है, लेकिन लड़का उसे पहचान नहीं पाया। गुस्से में उसने अपना नाम स्कारलेट लिजर्ड बताया। तब उसे फर्क महसूस हुआ और दोनों ने कुछ ही शब्द बदले। नायक ने कहा कि वह उसे परेशान न करे। गुस्से में उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा और चेहरे पर वार लगते ही उसने स्कारलेट को पहचान लिया। जिज्ञासा से उसने पूछा कि वह मेज गिल्ड में क्या कर रहा है। लड़के ने कहा कि उसे बस कुछ काम निपटाने थे। जब किम जोंगन का नाम आया तो वह सतर्क हो गई और बोली कि सारे डार्क मेज डरावने होते हैं, लेकिन वह तो बेहद अजीब है और सिर्फ पागल लोग उससे उलझते हैं। आखिर में उसने उसे सावधान रहने को कहा और इतने समय बाद जाना पहचाना चेहरा देखकर खुशी जताई। जाते हुए उसने कहा कि जब बोर हो तो तीसरी मंजिल पर उसकी लैब में आना और अगर कोई उसके दोस्त को तंग करे तो उसे बताना। दोस्त को विदा कहकर वह फिर अकेला रह गया।
उसे मर्सी के अकेले में कहे शब्द और किम जोंग उन का अधूरा वाक्य याद आया और उसे अजीब सा एहसास हुआ कि ये लोग किसी अनजानी वजह से उसका पक्ष ले रहे हैं, जो स्वाभाविक नहीं लगता। उसे यकीन था कि कुछ हो रहा है, लेकिन क्या यह नहीं जानता था। हालात और भी जटिल हो चुके थे, लेकिन उसने तय किया कि वह जो सामने है उसी पर ध्यान देगा।